बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने अपने नावल की 3rd एपिसोड पढ़नी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चलते हैं 3rd एपिसोड की तरफ, रीज के नावल की। आप लोगों ने ना तो वैसे ना हद ही कर दी है वैसे, मतलब कि रीज के नावल पे आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। ठीक है, मैं तो आप लोगों के लिए एक न्यू नावल लिखवा रही थी, मैंने उसको मना कर देना ना लिखे। नहीं तो फिर ना सी तुसी पढ़ना ही नहीं है, तुसी नवे नाल भी यही सलूक करना, ना कोई व्यूज़ ना कोई कुछ। तो फिर इससे बेहतर नहीं है कि ना ही लिखे। उन्हें एड्डी मेहनत करनी लिखन दी तो मैं एड्डी मेहनत करनी रिकॉर्डिंग दी। फिर जो रूटीन में पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहते हैं। न्यू नावल हमने ज़रूर पढ़ना, फिर छोड़ो, दफ़ा करो। आज सुबह इनके घर ऑफिस के हुसैन के ऑफिस का एक वर्कर है जिसने आखिर नहीं बताया कि घर का इंतज़ाम हो चुका और ऑफिस से काफ़ी नज़दीक भी है। कासिम को जब से पता चला कि दुरुक दुरुक घर ढूंढ रहा है, इसके गुस्से की कोई इंतहा न थी। मैं पूछता तुम्हें यहाँ तकलीफ़ क्या है? इसके उठते ही कासिम ने पहला सवाल यही किया, क्योंकि जब से घर आया था तब से वो सो रहा था। मुझे यहाँ कोई मसला नहीं कासिम, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस तरह तुम लोग की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो। मैं जानता हूँ तुम लोग यही कहोगे कि मेरी वजह से तुम लोग की लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ। तुम्हारी बीवी को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। दुरुक तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फॉर गॉड से कासिम, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम्हें ये सारी हिदायत इसे देनी चाहिए। इस वक्त तुम्हारे सारे वक्त पर सिर्फ इसका हक है। दुरुक ने वैसे इज्जत नहीं पहुँच रही, जो उन्हें पुछदा पे तद भी इतराज़ आ, जो ही मुँह ना लांदा तो तद भी इतराज़ होना सी। बस इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और जहाँ तक तुम दोनों के मिलने की बात है तो हम दोनों रोज़ मिलेंगे ना ऑफिस में बाहर, या फिर जब वहाँ तुम वहाँ मेरे घर आ जाना, हम कभी भी मिल सकते हैं। वैसे भी कुछ दिन के बाद मैं लंदन चला जाऊँगा, हुसैन को वहाँ ज़रूरी काम पड़ गया जिसकी वजह से वापस नहीं आ सका, वरना मैं अब तक वापस जा चुका होता। दुरुक ने समझाते हुए कहा। 10 दिन में वो इनके घर से जाने का फैसला कर चुका था, जबकि अंदर ही अंदर एक डर था कि वो लड़की दोबारा इससे ना मिली तो। अपने जज्बात को मोहब्बत का नाम वो दे चुका था कि वो चाहता तो रानिया से अब्रिश के बारे में पूछ सकता था, लेकिन वो सब कुछ खुद करना चाहता था। वो इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, लेकिन इसकी बहन से पूछ कर नहीं। वो रानिया को इस सारे किस्से में शामिल नहीं करना चाहता था। रानिया कासिम के साथ भाग कर आई थी और इसके घर वालों के साथ कोई ताल्लुक ना थे। अब्रिश के मामले में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसे डर था ये ना हो रानी की वजह से बनती बात न बिगड़ जाए, इसलिए इसने घर छोड़ने का फैसला भी कर लिया था। दुरुक इस पर पहली बार खुद गर्ज होकर सो जाते, इसे अब्रिश अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी। इसे यकीन था कि अब्रिश इसकी ज़िंदगी संवार देगी। हया ने जैसे ही क्लास में कदम रखा, फूलों की बारिश ने इसका इस्तकबाल किया। आज सुबह इसका मूड ऑफ था, रिहान आने वाला था लेकिन वो नहीं आया। जब सुबह सुबह वो ख़राब मूड के साथ यहाँ आई थी, लेकिन इस तरह से फूलों की बारिश देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। रिहान की वजह से इसका ख़राब हुआ मूड अचानक ही वसी की वजह से अच्छा हो गया था। अल्लाह ना बंदी को चाना ना चढ़ देवे। कितना अच्छा था इसका दोस्त, हया सोचते हुए क्लास में दाखिल हुई। भाई रुक जाओ यार, थोड़ा सब्र कर लो, बहुत जल्दी है के अंदर आने की, वैसे घूर कर बोला, जबकि खुद ज़मीन पर बैठ कर न जाने वो ज़मीन पर क्या कर रहा था। हया ने झांक कर देखा तो ज़मीन पर फूलों की पत्तियों से हार्ट शेप बनाई इसमें अंगूठी रख रहा था। किसी को प्रपोज कर रहे हो? हया ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ यार, लेकिन बहुत डर लग रहा है कहीं मैं इनकार ना कर दे, दोस्ताना अंदाज में बोला तो हया मुस्कुराई। अरे पागल, तुम्हें कौन इनकार करेगा, तुम तो जो करो जो सारी ज़िंदगी के लिए इंटरटेनमेंट हो जाएगी इसकी। हाँ, लेकिन इसकी किस्मत पर थोड़ा अफसोस किया जा सकता है। हया ने इसे छेड़ते हुए कहा। वो मुड़कर ज़रा सा मुस्कुरा फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वैसे तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मुझे भी नहीं बताया कौन है वो बदनसीब। हया भी बाज नहीं जब वसी ने सीधे होकर इसी दिल के करीब एक घुटने पर बैठकर हया का हाथ अपने हाथ में थामा। मैं नहीं जानता कि वो बदनसीब है खुश नसीब, लेकिन अगर वो मेरी ज़िंदगी में आ गई तो हया मैं खुश नसीब हो जाऊँगा। वो इसका हाथ थाम कर एहसास से भरपूर अंदाज में बोला, जबकि हया को इसके इरादों से डर लगने लगा। वैसे तुमने मेरा हाथ क्यों थामा? वो कंफ्यूज होकर पूछने लगी। हाँ तो नन्नी काकी बेचारी, तेन पता नहीं चल रहा, तेन यूनिवर्सिटी च नहीं आना चाहिए सी, तेन केजी भी जाके पढ़ना चाहिए सी, क्योंकि अब हाँ या ना तुम्हें करना है। मेरा मतलब है कि तुम ही बताओगे कि तुम खुश नसीब हो या बदनसीब। वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि हया इसे देख कर रह गई। वो इसके बारे में ऐसे सोचता था। हया प्लीज़ जल्दी बोल यार, मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है यार, जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस शिद्दत से भरपूर अंदाज में इसके सामने अपने दिल की कैफियत बयान कर रहा था, जबकि इसके अल्फाज तो हया को साफ कर गए थे। इसने एक झटके से अपना हाथ वसी के हाथ से निकाला और तकरीबन भागते हुए वहाँ से निकल गई। यार इसे क्या हुआ? उस्मा करीब खड़ी पूछने लगी। हाय मशरकी लड़की शर्मा गई होगी, अंसर ने इसे हौसला दिया, जबकि इसके इस तरह से हाथ छुड़ाकर जाने पर वसी का दिल में इसके इनकार का डर जागा था। कहीं इसका जवाब ना तो नहीं। वसी ने अपने दिल का डर जुबान पर लाया। ओहो, वसी तो इससे इस तरह अचानक सारी मोहब्बत करेगा तो नर्वस तो होगी ना,
टेंशन मत ले, आज नहीं तो कल खुद ही तुझे आकर जवाब दे देगी। अचानक हुआ ना ये सब कुछ, इसलिए परेशान होकर चलेगी। अंसर और उस्मा दोनों ने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा। होप सो ऐसा ही हो, बस इसे बड़बड़ाया। अब्री सामिया के साथ शॉपिंग से आई तो बहुत बेजार थी, जबकि सामिया अपनी पसंद की चीज़ें लेती इसे दिखा रही थी। महुआ में जवाब देती इसके साथ चल रही थी, जबकि इसका जहन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास पे था जो वो नहीं ले पाई थी। मोहसिन को के 4-5 दिन गुजर चुके थे, वो किसी कोर्स के सिलसिले में दुबई गया था। अब ये कौन सा कोर्स था ये कोई नहीं जानता था सारे मोहसिन के आवारा दोस्तों के। तुम्हारा ध्यान कहाँ है अब्रिश? मैं कब से तुम्हें ड्रेस दिखा रही हूँ, ना जाने तुम क्या सोच रही हो। सामिया ने इसका ध्यान अपनी तरफ किया। सॉरी बाजी, मेरा ध्यान नहीं था। अच्छा है ले ले, अब्रिश फ़ौरन से बोली। ले लूँगी, तुम्हारी राय की ज़रूरत नहीं है, वो गुस्से से देख कर बोली। तो फिर पूछा क्यों उसी, जब ले जाइए। वैसे भी वैसे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, पसंद तो इसे अब्रिश भी नहीं करती थी, लेकिन क्या कर सकती थी, अब सारी ज़िंदगी इन लोगों के बीच गुजारनी थी इसने। तुम अभी तक अपनी क्लास के बारे में तो नहीं सोच रही? अगर सोच भी रही हो तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुमने कौन सा अगली क्लास में जाना है। मोहसिन भाई के आते तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसलिए बेकार में इन पढ़ाइयों पर ध्यान दे देकर अपनी नज़र ख़राब ना करो। मुझे अंती भाभी हरगिज़ नहीं चाहिए, वो नाक भूँ चढ़ाकर बोली। फिर बेशर्मों की तरह मुस्कुराने लगी, अपनी बात को मजाक जाहिर करने के लिए। इसके इस तरह से मुस्कुराने पर अब्रिश भी मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करने लगी। इधर जहाँ तो बंदा चंड मारे रख के। वो दोनों बाहर सड़क पर खड़ी किसी रिक्शे का इंतजार कर रही थी कि सामने गाड़ी में वो इसे उतरता नजर आए, और वो इसी की तरफ आ रहा था। अब्रिश के रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये ना हो कि वो इसे पहचान ले और सामने के सामने बता दे कि इनकी मुलाकात रानिया के घर पे हुई है। फिर इसकी हैरत नहीं दोनों आंखें सख्ती से भेजे वो तकरीबन कांप रही थी। कड़कती धूप ने पहले इसका रंग सुर्ख से सफ़ेद से सुर्ख कर दिया था। वो इसे देखता हुआ मुस्कुरा के इसकी तरफ बढ़ रहा था। इसे यकीन था वो इसे पहचान चुका है। अब्रिश ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और इसके अपने करीब आने का इंतज़ार करने लगी। 1 2 3 क्या हो गया तुम्हें अब्रिश? चलो, रिक्शे वाला कब से रोका हुआ? सामने इसका हाथ थाम कर रिक्शे की तरफ ले जाने लगी। सामने कोई नहीं था, इसके करीब कोई नहीं आ रहा था। वो जो अपनी शामत को अपनी उंगलियों पर गिनी थी, पर वहाँ कोई ना था। इसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो वो कुछ फासले पर खड़ा इसे घूर रहा था। घूर नहीं रहा था, शायद इन आंखों में नरमी थी, कोई अनजाना सा एहसास था। वो एक पल के लिए इसे देखती रह गई तो मुस्कुराया, लबों से नहीं अपनी आंखों से। वो इससे तकरीबन 5-6 फुट की दूरी पर खड़ा था। अब्रिश को ऐसा महसूस हुआ कि उसका खौफ समझ गया, शायद जान चुका था कि वो डर गई है। अब्रिश खामोशी से रिक्शे में बैठ गई। अब्रिश ने रिक्शे से मुड़कर देखा तो वो इसे खुद से दूर दूर खड़ा नजर आया। वो इतना दूर जा चुका था कि अब ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था। अब्रिश ने सुकून का सांस ले, से शक नहीं यकीन था कि दुर्ग जानबूझकर वहाँ से मुड़ गया। शायद इसके चेहरे पर खौफ देख चुका था, वो समझ गया था कि लेकिन जो भी था अब्रिश पुरसुकून थी। आहो चलो, एडा दे एहसास है ना कि उन्होंने मज़ीद किसी मुश्किलात ले भी नहीं पाना। दुर्ग बहुत खुश था। आज कितने दिनों बाद इसने इसको देखा था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डरी हुई क्यों थी? वो लड़की जो इसके साथ थी वो कौन थी? जो भी थी, दुर्ग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और ना ही इसने ध्यान से इसे देखा। इसका सारा ध्यान तो अब्रिश पर था, जो सख्ती से आंखें बंद के खड़ी थी। इसे यकीन था वो इसी से खौफजदा। जब इसके करीब से गुजर कर इसके पीछे की तरफ जाकर रुका तो इसने चारों तरफ मुड़कर देखा, और जब तक वो रिक्शे में बैठी से देखती, सिर्फ तब तक ही नहीं बल्कि जब तक वो रिक्शा इसकी नज़रों से दूर ना हो गया, तब तक वो अब्रिश की नज़रों के हिसार में रहा। क्या वो भी इसे पसंद करती थी? ज़रूरी नहीं, लेकिन तुरंत के लिए इतने काफ़ी तक वो लड़की इसकी ज़िंदगी बनती जा रही थी। वैसे इतना चाहने लगेगा इसने कभी सोचा भी नहीं था। सिर्फ एक ही बार में वो इसके दिल में बस जाए कि ये तो इसके बहमो गुमान में भी ना था। मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा अब्रिश। शायद ही मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ का इतना इंतज़ार हो जितना तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का। तुम्हें ऐसा भी किया जो किसी और में नहीं। वो बेड पर लेटा आंखें बंद करते हुए सिर्फ और सिर्फ अब्रिश को ही सोच रहा था। इतने कम वक्त में वो लड़की इसके ज़हन और दिल पर सवार हो चुकी थी। 4 दिन से हया का कोई जवाब ना आया तो वो यूं नहीं आ रही थी, और ना ही इसका फ़ोन अटेंड कर रही थी। शायद नहीं, यकीनन इसे कम से कम इसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। वैसे समझ चुका था कि वैसे पसंद नहीं करती, और अगर करती भी तो इस तरह से नहीं। शायद वैसे ने ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा किया था। इससे पहले हया को एतमाद में देना चाहिए था, फिर इसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए था। उस बार आंसर इसे अभी तक इसी बात की उम्मीद दिलाए हुए थे कि हया का जवाब हाँ होगा, लेकिन वैसे समझ चुका था कि हया का जवाब हाँ नहीं बल्कि ना है, वरना वो इसका फ़ोन उठाती, कम से कम यूनिवर्सिटी तो आती। लेकिन इस दिन के बाद तो हया की कोई खबर ही ना थी। अगर वो इसे मैसेज करता तो सीन ना करती, अगर फ़ोन करता तो कॉल काट देती, और इस सब का मतलब यही था कि इसका जवाब ना है, या बस ही ज़रूरत से ज़्यादा ना उम्मीद था। वो खुद ही अपने दिल की कैफियत से नावाकिफ़ था। अब रिश्वे से वो आदमी वापस नहीं आया, धनक ने क्लास से बाहर निकलते हुए कहा। इसे लाशौरी तौर पर इसका इंतज़ार था। क्यों? वो खुद भी नहीं जानती थी। तुम क्यों पूछ रहे हो? अब्रिश ने पूछा। क्योंकि इसने मेरे 60 रुपये वाली चाट प्लेट गिराई थी, धनक ने बेतुकी सी वजह बताई। धनक तो एक प्लेट को भूल नहीं सकती, तुझे अंदाज़ा भी है कि तूने इसकी ब्रांडेड शर्ट ख़राब की है, और वैसे भी इसने तुझे कैंटीन में चलने की ऑफ़र की थी, तो वहाँ जाकर इसके पैसों से कुछ भी खा सकती थी, जो कम से कम 60 रुपये से तो ज़्यादा की होता। अब्रिश ने इसे वो वाली ऑफ़र याद कराई। मैं क्यों खाती कैंटीन की महंगी महंगी चीज़ें? इसने मेरी 60 रुपये वाली चाट प्लेट गिराई थी तो मैंने वही लेनी है बस। और जहाँ तक इसकी शर्ट का सवाल है, तो मैंने नहीं कहा था कि ब्रांडेड पहन के रहे। धनक ने हाथ छाड़ते हुए बात खत्म की, जब नज़र चाट के ठेले पर पड़ी। खानी है?
अब्रिश ने इसे ठेले की तरफ देखते हुए पूछा तो इसने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाई। चल खिलाती हूँ। अब्रिश ने ऑफर की तो फ़ौरन सिर्फ इसके साथ चल दी। वो 4 दिन से कॉलेज नहीं गई थी। वसी न जाने से कितनी बार फ़ोन कर चुका था लेकिन इसने फ़ोन नहीं उठाया। बस एक ही सोच इसके सर पर सवार थी कि वसी तो इसका दोस्त था। वो इसके बारे में ऐसा कुछ कैसे सोच सकता था? क्या वो इसके लिए इस तरह की फीलिंग रखता था? वो दोस्तियाँ, वो मस्तियाँ, इसकी फ़िक्र, वो सब कुछ दिखावा था। अगर इस बात की खबर रेहान को लग जाती तो वो क्या सोचेगा इसके बारे में? 4 दिन से मुसलसल रेहान भी इसे फ़ोन पर मनाने की कोशिश कर चुका था लेकिन इसने रेहान से भी बात न की। सोबिया इसे डांट कर थक चुकी थी लेकिन न जाने हया को क्या हुआ था। हया ने दौरा पे आ कोई। इसका यूनिवर्सिटी जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। आज सुबह जब वो बाहर आई तो मामा, ताई, अम्मी दोनों घर पर नहीं थी। इसने मुलाजमा से पूछा तो पता चला कि वो दोनों शॉपिंग पर गई हैं, जबकि इन दोनों की शॉपिंग तो पिछले हफ्ते हया खुद करके आई थी। जब वजह पूछने पर पता चला कि इस बार वो किसी खास मकसद की शॉपिंग कर पर गई हैं। नौकरानी का अंदाज भी कुछ ऐसा था कि हया पूछे बिना न रह पाई। इसकी जुबानी मुस्कुराहट हया को तो जैसे उसमें मुब्तला कर गई जब इसने बताया कि रेहान इस बार सीधा शादी करने के लिए यहाँ आ रहा है। ये बात सुनकर हया खामोशी से कमरे में वापस आ गई। वो खुदला शावरी तौर पर इस चीज़ का इंतजार कर रही थी लेकिन अब अपनी शादी का सुनकर इसे खुशी क्यों नहीं हो रही थी, जबकि वो तो खुद को दुल्हन बने देखने के लिए बेताबी से इंतजार कर रही थी। बस इज्जत निराश आनी होने या बीबी ने मन लग रहा वाइब्स आ रही। ये तो बहुत अच्छी बात है रेहान कि तुम शादी कर रहे हो। जब तक ये सारे मामला तय होते हैं तब तक मैं भी पाकिस्तान आ जाऊँगा। हुसैन ने खुशखबरी सुनाई तो रेहान मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, तुम्हें आना चाहिए। आखिरकार सब कुछ तुम्ही तीनों ने संभालना है। लेकिन मैं तुझे बाजी नहीं मारने दूंगा। कासिम ने तो पहले शादी करके हम तीनों को हरा दिया लेकिन दूसरा नंबर मेरा ही आएगा। रेहान ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं, दूसरे नंबर पर तू करे, तीसरे पर मैं कर लूँगा। हुसैन ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब तू तीसरे पर कर लेगा? तेरा मतलब है क्या तू शादी के लिए तैयार है? रेहान को यकीन ना आया। मैं शादी करने जा रहा हूँ यार। लड़की मैंने पसंद कर ली और इस बार मॉम डैड को अपने साथ लेकर आऊँगा। बहुत सोचा यार, मैं अपनी ज़िंदगी को बेकार में गिल्ट की नज़र कर रहा हूँ। शायद इस लड़की से मिलना मेरे नसीब में ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा। एक बहुत ही प्यारी लड़की तेरी यार की ज़िंदगी में आके जो बहुत जल्द तेरी भाभी बन जाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल ठीक सोचा तूने। रेहान को वाकई बहुत खुशी हुई थी। थोड़ी देर मज़ीद बातें करने के बाद रेहान ने फ़ोन बंद कर दिया। जब इसकी नज़र साइड टेबल पर रखी हया और अपनी तस्वीर पर पड़ी, वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। मेरी शरारती सी कज़न, वेलकम टू माई लाइफ। इसने मुस्कुराते हुए हया की तस्वीर को चूमा था। अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, बल्कि हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आऊँगा। वो इसकी तस्वीर को देखते हुए अपने आने वाले हसीन वक्त को याद करने लगा। कमरा ठीक से साफ करवा दिया ना? अब्बू ने घर आते ही पूछा। इन्हें किराएदार मिल चुका था। जी अब्बू बेफिक्र हो जाए, मैंने कमरा ठीक से साफ करवा दिया और ज़रूरत का सारा सामान भी रख दिया। अब्रिश ने बताया। बहुत अच्छा किया, एक बार फिर से देख लेना, कोई कमी ना रह जाए। बहुत अच्छा लड़का है, मैंने अभी तक देखा तो नहीं है लेकिन रफ़ीक बता रहा था कि बाहर से आया, 1 महीना ही रहेगा। हाय हाय, और पैसे भी पहले दे दिए। वैसे तो मैं अकेले लड़के को यहाँ ना रहने देता लेकिन वो यहाँ ज़्यादा दिन वक्त नहीं रुकेगा, फिर कोई अच्छी सी फैमिली देख लेंगे। अब्बू ने चारपाई पर बैठते हुए बताया। क्या मतलब है, सिर्फ एक लड़का? अम्मा ने परेशानी से कहा। मेरा मतलब पहली रानी की वजह से मोहल्ले में बातें बन रही। अब किराएदार एक लड़का, अकेला लड़का रहेगा तो मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। अम्मा ने अब्रिश को अंदर भेजते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, लोगों का तो काम है बातें करना, लेकिन इस वक्त हमें पैसों की ज़रूरत है। लड़का ज़्यादा पैसे दे रहा है और वो दिन में यहाँ पर रहेगा भी नहीं। सुबह सवेरे निकलेगा और रात को वापस आया करेगा, और सिर्फ 1 महीने की तो बात है। अब्रिश को कहना कि जिस तरह वो लड़का यहाँ घर में रहे वो सामने ना आए। पानी का ग्लास लबों से लगाते हुए इन्होंने अपनी बेतबारी का एक और डर बयान किया। अब्रिश ने जो आज ही सुबह सूली जी का हलवा बनाया था प्लेट लेकर वापस अंदर चली गई। तो क्या वो इतनी बेतबार थी कि किराएदार के साथ भाग जाती? हलवे की प्लेट को वहीं रखती इसने पानी का ग्लास लबों से लगाया। गले में फंसा आंसुओं का गोला आंखों के जरिए बाहर आने लगा। अब्रिश वो हलवा बनाया था, ले आओ, तुम्हारे अब्बू थोड़ी देर में फिर दुकान पर वापस चले जाएंगे। अम्मा ने आवाज़ से मुतवज्जा किया। जी अम्मी, आती हूँ। अपने आंसू साफ करके हलवे की प्लेट एक बार फिर से उठाने लगी। अब्रिश आज की हांडी बना दी है तो जाओ धनक के घर जाकर पढ़ ले, वो भी इंतजार कर रही होगी तेरा। अम्मी ने कहा। इसने एक नज़र अब्बू के चेहरे को देखा जो बेतासु था। एक धनक का ही तो घर था जहाँ इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। चलो कितने तो है जितने पाबंदी नहीं है, तो जिस औलानती दी वजह तो पाबंदियाँ लगियाँ होती हैं तो जो आगे खिदमत कर। तूने फैसला कर लिया कि तू जाकर ही रहेगा? इसे अपना सामान पैक करते देखकर कासिम ने पूछा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। कितने नवा आना ला किराएदार रही तो नहीं है, यकीन मान हम फिर भी साथ ही रहेंगे, और वैसे भी अब मैं ज़्यादा वक्त तक यहाँ रहूँगा, रेहान की शादी तक तो रहना ही है। दुर्क ने जैकेट बैग में रखा। हाँ सही है, वैसे भी कौन सा तुमने मेरी बात मान लेनी है। कासिम इसके साथ इसका सामान पैक करवाने में मदद करने लगा। हुसैन बता रहा था कि रेहान की होने वाली बीवी बहुत अफलातून है। ज़रा सोच, इसे रस्मों में तंग करते हुए कितना मज़ा आएगा। दुर्क पहली बार शादी अटेंड करने जा रहा था लेकिन इसके बावजूद भी इसने शादी की सारी रस्मों के बारे में पता था, जबकि कासिम जानता था वो सिर्फ इसे बातों में लगाने की कोशिश कर रहा है। आज शाम को इसे यहाँ से निकलना था, इससे पहले कि इसके एक बार जाकर घर देखने कर आता था जो बाद में बदल गया। इसने कौन सी सारी ज़िंदगी वहाँ पर रहना था जो वो इतना ज़्यादा सोचता है। इसे तो बस जल्द से जल्द अब्रिश के घर रिश्ता भेजना था ताकि वो इसे अपने साथ ही लंदन ले जा सके। बेटा जी कैसा लगा आपको घर? अजीम साहब ने पूछा।
घर तो बहुत अच्छा और माहौल भी ठीक है, मैं इजीली एडजस्ट कर लूँगा। दुरक ने दोनों कमरों का जायज़ा लेते हुए कहा, इसे रहना तो एक ही कमरे में था जबकि छत पर 2 कमरे थे। एक में काफ़ी सामान था जबकि दूसरे कमरे में इसके लिए थोड़ा बहुत सामान रखा गया था। मैं कि क्या सी उन्होंने देखा हरी चिल्ला जो यकीनन इसी के इस्तेमाल के लिए था। बस एक मसला था कि वॉशरूम कमरे से बाहर था, लेकिन इसने इसको कौन सा सारी ज़िंदगी यहाँ रहना था जो इसकी बात की टेंशन लेता। बस मुझे एक इसी बात की टेंशन थी कि आपको पसंद भी आएगा या नहीं। ये अलमारी है, आप बाहर जाने से पहले अपना ज़रूरी सामान यहाँ रख कर लॉक कर दिया करें। बाकी सफाई वगैरह हम करवा दें या करेंगे और आपको खाने पीने का भी कोई मसला नहीं होगा। नहीं अंकल, खाने पीने की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, खाना मैं बाहर से खाऊंगा। दुरक ने इनकी टेंशन मज़ीद कम की। वरना जितने पैसे दुरक ने दिए थे इनका इरादे से होटल जैसी सहूलियत देने का था। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी, अब आप आराम करें, मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे हमारा ही घर है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। जी ज़रूर ज़रूर, दुरक ने मुस्कुराते हुए इन्हें भेजा, खुद बेड पर गिर गया। ओ यार, कितना सख्त बेड है। दुरक वापस उठते हुए खड़ा हुआ। मतलब बेड चेंज करवाना पड़ेगा। दुरक को अपनी नींद में खलल पसंद ना था। बाकी तो जैसे तैसे भी गुजारा कर सकता था, लेकिन अपने सोने के लिए एक अच्छे बेड की ज़रूरत थी। अंकल से कह दूँगा क्या? दुरक ने सोचा था। नहीं यार, वो तो शक्ल से ऐसा लग रहा था मेरी यहाँ आने की वजह से टेंशन में। हाँ तो एहसान थोड़ी करे, मैं पैसे दे रहा हूँ। दुरक ने सोचा। पैसे दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं फजूल में टेंशन देता रहूँ। बेड ही है ना, खुद ही चेंज करवा लूँगा। इसने सोचते हुए अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया। ये घर इसके ऑफिस इतना करीब था को पैदल भी जा सकता था, इसलिए वो यहाँ रहने को तैयार हो गया था। अच्छा जी। बस से निकलते इसने अपने घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी देखी। उधार मांगने वाले आए होंगे। हद है, इतनी बड़ी अपनी गाड़ी और मेरे मामू को सुकून से नहीं रहने दे रहे। इस गाड़ी को बेचकर पैसे ले लें। या अल्लाह, ये कैसी दुनिया। थोड़ा सा सब्र डाल बंदों में। मामू ठीक हो जाएंगे तो सबके पैसे दे देंगे ना। वो बड़बड़ाते हुए घर में दाखिल हुई। जब सामने से इनमें 3 कुर्सियों पर 2 अनजान और एक जाना पहचाना चेहरा देखा। या अल्लाह, ये बंदा मेरी शिकायत लगाने मेरे घर तक आ गया। आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। एक तो गलती अपनी, ऊपर से मेरे घर आ गया। वो तेज़ी से आगे बढ़ी थी। मामू, मेरी कोई गलती नहीं, ये खुद आकर मुझसे टकराए थे। फिर इनकी शर्ट पर चाट गिर गई। गलती इनकी अपनी है, इन्होंने खुद जानबूझकर अपनी शर्ट ख़राब की थी। मैंने थोड़ी ना बोला था कि आके मुझसे टकराए। इसे यकीन था कि अब तक ताबिश इसके मामू के कानों के हवाले हर बात कर चुका होगा, इसलिए वो अपनी सफाई दे दी। मामू के करीब आ बैठी। धनक, मेहमान आए, पहले इन्हें सलाम करो। मामी ने इसे नज़रों नज़रों में घूरा था, जबकि इस लड़की के मासूम अंदाज पर वो सभी मुस्कुराए थे। तो ये है वो पटाखा, मामा ने ताबिश के कान में कहा तो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाने लगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। गंदी शर्ट। आंटी, मैंने इनकी शर्ट ख़राब नहीं की थी, बल्कि इन्होंने मेरा नुकसान किया था। इस बार इसने 60 रुपये वाली प्लेट का नाम नहीं लिया, क्योंकि इसे यकीन था कि इसकी शर्ट 60 रुपये से महंगी होगी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, यहाँ आकर बैठो, आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। धनक ने नजर मामी की तरफ देखा, जिसे उठकर वहाँ बैठने का इशारा कर रही थी। भाई साहब, हमें आपकी बेटी हर रूप में कबूल है। इसे अपने करीब बिठाते हुए इन्होंने मुस्कुरा कर कहा। बैठे बैठे इतने अच्छे रिश्ते की इन्हें उम्मीद ना थी। वो तो खुद सोच रहे थे कि अचानक इनकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से आया। इनकार को तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन बेटी की ज़ात थी, वो इस तरह से हाँ करके अपनी मासूम धनक को बेमोल नहीं कर सकते थे। हम कुछ दिनों में सोचकर जवाब देंगे, मामू ने बात संभालते हुए कहा। जी बिल्कुल, आप सोचकर जवाब दें, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। फ़िलहाल तो हम सिर्फ निकाह चाहते हैं, बाकी धनक की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही आगे सोचेंगे। तब तक ताबिश पे अपना सारा बिजनेस यहीं पाकिस्तान में सेटल कर लेगा। मेरा बेटा आपकी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा, इन्होंने मामू का एतमाद में लेते हुए कहा। जबकि धनक के तो वह गुमान भी ना था ये शराब शर्ट का रिश्ता लेकर आ पहुँचेगा। इन लोगों के जाने के बाद मामू मामी बहुत खुश थे। वैसे इसे तो ख़राब शर्ट कुछ खास पसंद न था, लेकिन मामू मामी की खुशी देखते हुए चुप ही रही। लेकिन कॉलेज में होने वाला वाक़या पूरी तफसील से दोनों को सुना चुकी थी, जैसे सुनते हुए मामू और मामी तक दिनों के बाद खुलकर मुस्कुराए थे। क्या सच्ची पुत्र रिश्ता लेकर आ गया? अब्रिश चहकते हुए बोली। अरे और नहीं तो क्या, अब देखना मैं कैसे से अपना बदला लेती हूँ। नानी ने याद दिला दी है तो मेरा नाम भी धनक नहीं पड़ा है, मेरे 60 रुपये का नुकसान करने वाला। धनक ने अपनी पहलवानगिरी दिखाते हुए अपने दोनों बाजू की आस्तीन ऊपर चढ़ाई। क्या करिए धनक, ये तिनके छुपा। अब्रिश ने इसकी पतली पतली बाजू का मजाक उड़ाते हुए कहा, जिस पर धनक ने इसे घूर कर देखा, लेकिन अब्रिश ने इसकी घुरी का कोई असर न लिया। वैसे मैं सोच रही हूँ तेरी शादी पर कौन कौन से गाने गाएंगे? अब्रिश ने बात में से बात निकाली। ओ हेलो, कोई गाने नहीं गाएंगे, शादी मेरी पढ़ाई के बाद होगी। फिलहाल निकाह ही होगा और निकाह के बाद वो चला जाएगा, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहता, लंदन में रहता है, यहाँ पर अपना बिजनेस सेट कर रहा है। मतलब विलायती मुंडा। अब्रिश ने शरारत से इसके कंधे पर अपना कंधा मारा। हाय काश मैं भी तेरे साथ लंदन और पेरिस की सैर करती, लेकिन मेरे नसीब में तो वही लिखा ताया का मौसम। अब्रिश इसके साथ चारपाई पर लेटते हुए बोली। अब्रिश की बात सुनकर धनक को दुख हुआ। वो कैसे मौसम जैसे हमारे शख्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन इसकी उदासी दूर करने को बात बदल गई। वैसे तेरे घर में जो किराएदार है वो भी तो बाहर का है, दिखता कैसे? धनक ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक नहीं देखा है। ऐसे अब्बू ने मुझे मना किया इसकी मौजूदगी में बाहर निकलने से। ज़्यादातर वो अपने ऑफिस में ही रहता है। बड़े कोई नखीला आदमी है, इतना महंगा बेड मंगवाया सोने के लिए कि मेरी अम्मी को हसरत होगी, कहती हैं कि तेरे जहेज़ में ऐसा बेड देंगी। अब्रिश ने बताया तो दोनों हंसने लगे। यार ये अम्मियाँ और मामियाँ भी ना जाने क्या क्या जहेज़ में देने का सोचती रहती हैं।
बेटा मामी यानी सिर्फ मामी, वो भी तेरी, बाकी दुनिया वालों की मामी ऐसी नहीं होती, तू खुशनसीब है, वरना ये मामियाँ ना सौतेली अम्माओं से भी आगे होती हैं। और ताइयाँ, धनक के सवाल पर अब्रिश ने कहका लगाया, वो तो अभी से मुझे आंखों से कत्ल करने का इरादा रखती है। बंदा पूछे अगर मैं पसंद नहीं है तो किसने मिन्नतें की थी रिश्ता लाने के लिए, लेकिन नहीं, कह रही थी कि एहसान मानो मेरे मोहसिन का जो यहाँ रिश्ता लेके आया। मैं पूछती इस मोहसिन को पूछता कौन है जब कहीं दाल नहीं गली तब हमारे रिश्ता लेने आ गए। दफ़ा कर, इस वक्त मैं इन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं तुझे पता है कुछ दिन पहले बाज़ार में क्या हुआ? तुझे याद है जब हम रानी आपी के घर गए थे, वहाँ एक लड़का था जिसने दरवाज़ा खोला। इसे मैंने बाज़ार में देखा, मुझे देखते वो मेरी तरफ आने लगा। मुझे तो लगा कि मैं गई, मेरे साथ सामिया बाजी थी। अगर इन्हें पता चल जाता कि मैं रानी बाजी के घर पर गई थी तो मेरी शामत तो पक्की थी। लेकिन शायद वो बंदा खुद भी समझ गया, इसलिए मुझे मुखातिब किए बगैर वहाँ से चला गया। अब्रिश ने बताया, ये भी तो हो सकता है किसने तुम्हें पहचाना ही ना। धनक ने कहा, नहीं यार वो मुझे पहचान चुका था, मुझे पक्का पता है। अब्रिश ने यकीन से कहा। थोड़ी देर मजीद इसके घर रहकर वो अपने घर चली गई। एक हफ्ते के बाद मामू और मामी ने रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। वो लोग बहुत खुश थे और जल्द से जल्द रस्म करना चाहते थे। धनक भी बहुत खुश थी क्योंकि इसके मामू और मामी बहुत खुश थे। इसे दुल्हन बनाने का सोचते हुए मामी की आंखें तो अभी से नम होने लगी। मामी मैं कौन सा जोड़ा पहनूंगी निकाह वाले दिन? धनक ने बेशर्मी की मिसालें कायम करते हुए इनके गले में बाहें डालकर पूछा। इस बात की तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ताबिश के घर वालों ने कहा कि जोड़ा इनके घर से आएगा। अरे ये क्या बात हुई, मैं अपनी मर्ज़ी से जोड़ा लाऊंगी। वो जो इस दिन मैंने बाज़ार में पसंद किया था ना, आपको दिखाया भी था, नीले रंग वाला। धनक ने याद करवाते हुए कहा। धनक बेटा वो जोड़ा निकाह में पहनने वाला नहीं होता, निकाह में शोख रंग के कपड़े पहने जाते हैं। तेरी सासों से ताबिश का पसंद का जोड़ा लाएंगे, मामी ने समझाते हुए कहा। आजकल तो निकाह ते वैसे चिट्टा सूट ट्रेंडिंग दे विच चिट्टा पाना तो ज़्यादा बेहतर है। ये क्या बात हुई, एक तो दुल्हन भी इसकी पसंद की और जोड़ा भी इसकी पसंद का। जोड़ा दुल्हन की पसंद का होगा, धनक ने एहतजाज करते हुए कहा, जबकि इसकी दुल्हन भी इसकी पसंद की वाली बात पर मामी बेसाख्ता मुस्कुराई थी। खुशकिस्मत है तुम, मन चाही बीवी बनने जा रही है। अल्लाह मेरी बच्ची की खुशियों को किसी का नज़र ना लगे। उसकी बलाई लेते हुए बोली, जिस पर धनक का मुंह बन गया। मतलब साफ था कि जोड़े वाली बात को टालने के लिए बलाई ली गई हैं। हादी क्या कंजूसा के घर पैदा हो गई हूँ मैं, वो ऊंची आवाज़ में कहते मामू के सीने से आ लगी। मामू अपनी बीवी को समझा दे, शादी पर मैं अपनी पसंद का जोड़ा डालूंगी। वो इनके सीने पर सर रखे कि कनखियों से मामी को घूरते हुए बोली। मामू इसकी बातों पर भी मुस्कुराए जा रहे थे। वो कुछ ही दिनों में बहुत पुरसकून थे। जब से रिश्ता आया था इनकी सारी टेंशन ख़त्म हो गई थी। तो पहले सारी टेंशन सिर्फ धनक हंसती थी। ताबिश की खुशी की कोई इंतहा न थी जब से इसके रिश्ते के लिए हाँ हुई थी। मामा बाबा दोनों इसकी खुशी को नोट कर चुके थे। मामा तो हर थोड़ी देर बाद इसकी नज़र उतारती, मामा आपने ये क्यों कहा कि हमें शादी की जल्दी नहीं, इस तरह से शादी और भी लेट हो जाएगी। ताबिश परेशानी से बोला। जबकि इसके इस तरह से बोलने पर मामा मुस्कुराई। बेटा वो अभी पढ़ रही है, इसे सुकून से इसकी पढ़ाई तो मुकम्मल करने दो। मैं कौन सा इसे हल चलाऊंगा, शादी के बाद भी पढ़ सकती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ताबिश ने कहा। मतलब शादी के बाद पढ़ने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन निकाह के बाद पढ़ने पर एतराज़ है, मामा ने मुस्कुराते हुए कहा। मामा मेरा मतलब नहीं ये नहीं है। क्या छोड़े, आज मैं इसे शॉपिंग पर लेके जाता हूँ। ताबिश ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। ये लंदन नहीं पाकिस्तान है, यहाँ के वालिदैन अपनी बच्ची को इस तरह से किसी मंगेतर के साथ नहीं भेजते। इसे अब अपने साथ ले जाने के लिए तुम्हें जुमे के दिन का इंतज़ार करना होगा। जब तक तुम दोनों का निकाह ना हो जाए तब तक मैं खुद भी इस बात पे एग्री नहीं करती कि तुम इसे अकेले लेके चल जाओ। अब चलो मेरे साथ, हम इसके लिए ब्राइडल ड्रेस पसंद करेंगे। मामा ने कहा तो ताबिश का मुंह बन गया। वैसे तुम ड्रेस देने के लिए मेरे साथ इनके घर तक चल सकते हो, मामा ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी हंसती है। आइडिया बुरा नहीं है, जल्दी चले, इसके लिए ड्रेस लेना है। ताबिश गाड़ी की चाबी उठाते हुए बाहर चला गया, जबकि मामा इसकी बेताबी पर मुस्कुराते हुए इसके पीछे आई थी। पैसे चक ली, हो जाकर तो बिस्त होंदा बगैर पैसे तो एडी जल्दियां दे विच। रात 10 बजे का वक्त है जब दुरक की आंख खुल गई। इस वक्त इसे पानी की सख्त तलब महसूस हुई थी। इसने आगे पीछे नजरें घुमा कर देखा, लेकिन पानी का कहीं कोई इंतजाम न था। वो उठकर बाहर और ग्रिल से नीचे देखा। बाहर लकड़ी की मेज़ पर पानी का कूलर रखा हुआ था, जिसके साथ 2 गिलास भी थे। इसके थोड़े से फासले पर अंकल की चारपाई बिछी हुई थी, जिस पर वो आराम से सो रहे थे। वो खामोशी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे और कूलर से पानी का गिलास भरकर वहीं बैठकर पीने लगा। इस वक्त दाएं साइड के पहले कमरे से इसने किसी को बाहर आते देखा। 1 सेकंड से भी कम वक्त लगा था इस वजूद को पहचानने में। क्या इस वक्त इस हद तक इस तक सवार हो चुकी थी कि इसके अलावा इसे और कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। तेरा अब कुछ नहीं हो सकता दुरक, तुझे जल्द से जल्द ऐसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना तो पागल हो जाएगा। वो खुद से बातें करते हुए इसे देख रहा था। सेन की लाइट होने की वजह से अब्बिश भी से पहचान चुकी थी। अब हैरान परेशान नजरों से देख रही थी, तभी अब्बू की आंख खुल गई। अरे बेटा माफ़ कीजिएगा, मैं पानी रखना भूल गया आपके कमरे में, अभी रखवा देता हूँ। जा अब्बिश जग लेके आ। इन्होंने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी अब्बिश को पुकारा। थैंक यू एंड सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इनके अंदाज पर दुरक ने मुस्कुराते हुए बोला। अब्बिश अंदर से पानी का जग भर कर लाई और इसकी तरफ बढ़ाया। अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, वो मुस्कुराते हुए बोला और वापस जाने लगा। तो मैं अनजाने में इसी के घर आ गई, तो बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से अंकल और आंटी से बात करता हूँ। एड्डी भी छेती ना करी कि अगर रिश्ते दी बजा छितर मिलन।
वो जो पहले अब्रिश को अपना वहम समझ रहा था, अंकल के इसे पुकारने पर इसे यकीन हो गया वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है, वो इसी के घर में रह रहा है। इसे अंदर से बहुत खुशी हुई, वो जिसे बिना देखे बिना नहीं रह सकता था, अब हर वक्त नज़रों के सामने होगी। अब्रिश कमरे में आई तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। दुर्गा किसके घर पर क्या कर रहा था वो तो समझ चुकी थी कि अगर इसने ये बता दी कि इनकी पहले रानी के घर मुलाकात हो चुकी है तो अब वो तो इसका घर से बाहर निकलना ही बंद करवा देंगे और ना ही दोबारा कभी इस पर एतबार करेंगे। हो सकता है वो किसी को ही बात ना बताए, अब्रिश ने सोचा। लेकिन वैसा क्यों करेगा, वो कौन सा इसका कुछ लगता है जो उसके राज राज रखेगा। मुझे इसे मना कर देना चाहिए, अब्रिश ने सोचा। क्या इस वक्त मेरा इसके कमरे में जाना ठीक होगा। मुसलसल टहलते वो खुद से बातें कर रही थी। अगर ये बात घर में किसी को पता चल गई तो शायद वो दोबारा धनक के घर भी ना जा पाए। इसे इसकी पढ़ाई भी खतरे में पड़ सकती थी। इसके पास इसके अलावा कोई रास्ता ना था कि इसे किसी भी हालत में दुर्ग से बात करनी थी। लेकिन क्या रात के इस पहर इसका किसी अनजान लड़के के कमरे में जाना ठीक रहेगा। वो सारी रात इसी सोच की कश्मकश में रही और सुबह अज़ान के वक्त मजबूर होकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उन्हें तो देख के बुढ़ियाँ चाला मारनियाँ। सारी रात एक लम्हे को भी ना सो पाया। इसकी मोहब्बत इसके इतने नज़दीक थी, सिर्फ चंद कदमों के फासले पर। वो जब चाहे इसे देख सकता था। इसने सोच लिया था कि अंकल और आंटी से बात करके इन्हें अब्रिश के बारे में बताएगा। इस दिल बार बार चाह रहा था कि वो नीचे जाए, अब्रिश के पास इसे देखे, से बातें करे। लेकिन वो जानता था ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं, इसलिए इसने फ़िलहाल अपने दिल को कंट्रोल किया और वो सुबह का इंतज़ार करा था। वो अब्रिश को अपने दिल की कैफियत जल्द से जल्द बताना चाहता था और अपने लिए इसके ख्यालात भी जानना चाहता था। सुबह अज़ानों के बाद इसे ज़रा ज़रा से नींद आने लगी जब इसे अपने कमरे के बाहर किसी का साया महसूस हुआ। खिड़की से अपने कमरे के बाहर अब्रिश को देखकर बेसाख्ता मुस्कुराते हुए उठा था। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खटखटाती, दरवाज़ा खुल चुका था। सामने खड़ा वजूद मुस्कुरा रहा था। आओ अंदर आओ, वो एक साइड रुककर मुस्कुराते हुए बोला। जबकि इस तरह से कमरे पर बुलाने पर अब्रिश घबरा के पीछे हटी। मैं अंदर आने नहीं आई हूँ, आपसे बात करने आई हूँ। वो जल्दी जल्दी से बात करके वापस आना चाहती थी जबकि इसकी घबराई हुई नजरें जो बार बार सीढ़ियों के तवाफ़ कर रही थी दुर्ग नोट कर चुका था। देखिए आप किसी को नहीं बताइएगा कि हम पहले भी मिल चुके हैं या मैं रानी आपी के घर पर गई थी। इससे हमारे घर में मज़ीद बहुत बदमज़गी पैदा हो सकती है। इससे शायद मेरे घर से निकलना भी बंद हो जाए और मैं कभी अपनी बहन से दोबारा ना मिल पाऊँ। इसके लहजे मिलते चाहती। तुम्हें क्यों लगा मैं बात किसी को बताऊँगा और हम पहले मिल चुके हैं क्या। उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोला। मतलब कि आपने मुझे पहचाना नहीं था। अब्रिश को जहाँ अपनी बेवकूफ़ी लग रहा था वो रात से इतनी डरी हुई थी कि वो तो शख्स शायद इसे पहचान भी नहीं रहा था। जबकि इसकी मासूमियत पर दुर्ग मुस्कुराए बिना न रह सका। मैंने तुम्हें पहचान लिया था, अब तो शायद ये दिल तुम्हें करोड़ों में भी पहचान लेगा। बेफिक्र हो जाओ, मैं किसी को कोई कुछ नहीं बताऊंगा। जाओ आराम करो, देखो अपनी हालत क्या कर रखी है। डर के मारा लगता है सारी रात सोई नहीं हो। वो इसकी आंखों की सुर्खी देख कर बोला। जब किसी एतमाद में लेकर अब्रिश फौरन नीचे चली। जबकि ये सुबह दुर्ग की ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह थी। मैं याद है ना, तो पुठियाँ चाला मारनियाँ दुर्ग साहब ने थे। बहुत दिनों के बाद हया यूनिवर्सिटी आई थी, लेकिन ना तो इसने वसी को देखना पसंद किया और ना ही इससे बात की। सिर्फ अपनी क्लास ली और फिर बेमकसदी लड़के से बातें करती रही। वसी ने से बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए थी। दोपहर के वक्त किसी ने आकर बताया कि बाहर से इसका कज़न आया। क्या रेहान कराची से आ गए। वो खुशी से उठी, तकरीबन भागते हुए गेट की तरफ गई। जबकि इसकी खुशी की वजह वसी नहीं समझ पाया। क्लास से लेकर गाड़ी में आकर बैठने तक हया बहुत खुश थी, लेकिन रेहान को देखते न जाने से क्या हो गया, इसकी सारी खुशी कहीं गायब हो चुकी थी। क्यों रेहान ने कोई फैर मारता इन्हों। तो क्या रेहान इसे इस बार अपने साथ ले जाने वाला था। क्या इसकी शादी होने जा रही थी। क्या भाई और वसी अब ये दोस्त नहीं थे। रेहान न जाने गाड़ी में क्या क्या बात करता रहा, लेकिन हया किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। रेहान ये सब कुछ इसकी नाराज़गी समझ रहा था, जबकि हया अपने दिल की कैफियत समझने से कासिर थी। दिल ਨੂੰ कुत्ते आगे पा दे, तेरा दिमाग मैंने ख़राब होता लग रहा है, तेरा दिमाग नहीं सेट लग रहा। हया ने घर आने के बाद इससे बात ना करी थी। कितने दिन गुजर गए। रेहान को यहाँ आए 4 दिन हो चुके थे, लेकिन हया से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए हुए थे। ना तो वो यूनिवर्सिटी जाती थी और ना ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी। आज हया को ज़बरदस्ती अपने साथ अपने दोस्त के निकाह में लाया था। न जाने दोनों में ये फासला क्यों आया गया था, रेहान समझ नहीं पा रहा था। दुर्ग तो अंदाज़ा भी ना था कि इसके घर के बिल्कुल करीब इसके दोस्त का निकाह होगा और वो भी अब्रिश की बेस्ट फ्रेंड से। दुर्ग और रेहान ताबिश की तरफ से निकाह में शामिल हुए थे। अच्छा जी। जबकि दुर्ग ने इस दिन का किसी के सामने कोई जिक्र न किया, जिसके बाद अब्रिश पुरसुकून हो चुकी थी, लेकिन वो इसके सामने नहीं आती थी। इन दोनों का बहुत कम ही आमना सामना होता था, लेकिन जब भी होता दुर्ग को सुकून मिल जाता। थोड़ी देर में निकाह की रस्म शुरू होने वाली थी। ताबिश के निकाह के बाद दुर्ग का पक्का इरादा था वो अंकल और आंटी से अपनी शादी के बारे में बात करेगा। ताबिश अपने निकाह के सिलसिले में कितने दिनों से ऑफिस में नहीं आ रहा था। इसकी वजह से सब कुछ अभी तक दुर्ग के अंडर था। निकाह की रस्म शुरू हुई और पहले ताबिश की इसकी रजामंदी पूछी की तो वो दिलो जान से निकाह के लिए तैयार था। हर तरफ से मुबारकों का शोर उठा तो मौलवी साहब उठकर दुल्हन के करीब चले गए। धनक रज़ीउद्दीन रज़ी खान, आपका निकाह ताबिश हुसैन व रिजवान हुसैन से तय पाया, क्या आपको कबूल है। ताबिश हुसैन कितने ही तो हुसैन नहीं है। मौलवी साहब का सवाल कमरे में गूंजा जब मामून इसके सर पर हाथ लगा। इसकी आंखों में आंसू क्यों आए थे वो खुद भी नहीं जानती थी। बस आज इसके नाम के साथ से इसके बाप का नाम हट गया।
जिसे वो 6 साल की उम्र में खो चुकी थी, लेकिन आज इसके नाम के साथ जो नाम जुड़ा था वो इसे एक मजबूत सहारा दे चुका था। निकाह की रस्म अदा होते ही सब ने एक दूसरे को गले लगाया। हुसैन की खुशी की कोई इंतहा न थी, इसने जिसे चाहा इससे पा ले, लेकिन ये तो जानते ही नहीं था कि खुशियाँ कितनी देर की थी। ते होर की जिन्होंने सारी जिंदगी ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਦੀ नफरत करती है। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। हया इससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। रेहान ने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देती। केड़ा तुरा पिया इनू कोई शय संगा हो इनू वैसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले तो आया था, लेकिन इसे लाने का कोई फ़ायदा न हुआ। हया बहुत उदास और चुप सी हो गई थी। रेहान को इसकी खामोशी उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, और इसकी उदासी की वजह तक नहीं समझ पा रहा था आखिर हुआ क्या था। ये तो वो जानता था कि वो इससे नाराज़ है। ये पहली बार तो ना हुआ था कि वो वादे के मुताबिक टाइम पर ना पहुंचा। वो तो हमेशा से लेट आता था, और हया थोड़ा बहुत नखरा दिखा के इसे माफ़ कर देती थी, लेकिन इस बार ऐसा ना हुआ। इस बार हया इससे रूठ गई थी, और यही बात रेहान को बेचैन कर रही थी। चलो हया आइसक्रीम खाते हैं। रेहान ने मुस्कुराकर गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकी। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगर आप खाना चाहते तो बेशक खा ले, वो नज़र झुकाकर बोली। पर्पल कलर की लॉन्ग फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे के साथ हमरंग दुपट्टा पहने वो इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन इसकी नाराज़गी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हया आइसक्रीम खाने से मना करिए। ये सूरज आज कहाँ से तलु हुआ? रेहान ने मुस्कुराकर कहा तो हया ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली, फिर मुस्कुरा के ज़रा नज़र दोबारा झुका ली। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मध्यम सी आवाज़ में कहा। हया तुम ठीक तो? रेहान ने बेचैनी से पूछा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। हया अपना रवैया रेहान के साथ नोट कर चुकी थी। वो समझ चुकी थी वो बेकार में रेहान के साथ इतना रूड हो रही है, तो होर कि दौरा की पिया हो तो दसे ना। जबकि इसे रूट तो वसी के साथ होना चाहिए था, जिसे वो दोस्त समझ रही थी। न जाने वसी ने अपने इसके रिश्ते को क्या क्या नाम दिया हुआ था। वो दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा तो हम कहीं और चलते हैं। रेहान ने भी इसका कुछ नॉर्मल मूड देखते हुए कहा। मेरे ख्याल से घर चलना चाहिए, मामा ने कहा था जल्दी वापस आना। हया ने से दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ते देखकर फ़ौरन गाना जाने की वजह के साथ वो कहीं नहीं जाना चाहती थी। रेहान ने खामोश नजरिए से देखा, फिर गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। कुछ बदल रहा था, ये शायद बदल चुका था, लेकिन ये बदलाव अच्छा नहीं था, ये रेहान समझ चुका था। चल तू भी उदो एक्शन लवी जो पानी सिर तो उत्तर लंघ जाए। रिजवान साहब के घर का माहौल बहुत खुशगवार हो गया था। आजकल ताबिश इतना खुश रहने लगा था कि वो इसे देखकर एक बार फिर से जी उठते थे। आजकल ताबिश सिर्फ और सिर्फ अपनी और धनक की आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। वो आज तो एक बार फिर से अपना कमरा डेकोरेट करवा रहा था, जबकि ये बात पहले क्लियर हो चुकी थी कि अभी धनक की रुखसती नहीं होगी। इसकी रुखसती इसके इम्तिहानात के बाद होगी, लेकिन ताबिश ने अभी से अपनी ज़िंदगी में से वेलकम करने की तैयारियाँ शुरू कर दी थी, और ज़हरा इसका पूरा पूरा साथ देती। वो जो कहता वही हो रहा था। बचपन से लेकर जवानी तक वो जिस गिल्ट में था वो कम हो गया था। ताबिश अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था, जिसे लेकर घर में सभी बहुत खुश थे। रिजवान साहब और ज़हरा बेगम से लेकर घर के तमाम मुलाजमों ने भी ताबिश के रवैये का बदलाव महसूस किया। वो इस निकाह से बहुत खुश था। रिजवान साहब ने कहा था कि इसके सामने बार बार इस एक्सीडेंट की बात करके इसे उदास न किया जाए। रिजवान साहब चाहते थे कि वो अब अपनी ज़िंदगी की इस स्याह रात को हमेशा के लिए भूल जाए, जिसमें बहुत हद तक कामयाब रहे थे। आजकल तो रिजवान साहब की तबीयत भी काफ़ी हद तक ठीक थी। वो इसे अक्सर अपनी जवानी के किस्से सुनाते, और इसे अपनी जवानी के कॉलेज की लड़कियों की दीवानगी बता से सुनकर ज़हरा बेगम का मूड ऑफ हो जाता, और फिर रिजवान साहब बहुत मोहब्बत से इसे मनाते। आजकल ताबिश इन दोनों में अपनी आने वाली ज़िंदगी देख रहा था। अच्छा जी, पहले तो मूँह ਨੂੰ कुत्ते बनी रखते सी रिजवान साहब, तो हुण बुढ़ापे दे विच आके ते बड़े प्यार नाल मनाया जा रहा। पहले तो कहना सी मेरे बेटे की बात ना रद्द किया करो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की वजह से तुम्हें मैंने थोड़ी सी इज्जत दी भी नहीं थी। तुम जानती हो कि मैंने कैसे रखा हुआ हमारे ख़ानदान में औरतों को। लाख लानत थी भाई। रिजवान साहब की शादी इनके ख़ानदान की मर्ज़ी से हुई थी। इनका ख़ानदान रवायती रस्म व रवाज मानता था। ज़हरा ने बहुत सख्त माहौल में परवरिश पाई थी। इनके भाई ने तालीम भी लड़कियों के स्कूल और कॉलेजेस में दिलवाई। शादी से पहले ने सिर्फ रिजवान साहब की तस्वीर दिखाई गई और इनके साथ रुखसत होकर इनके घर आ गए। शुरू में इनके साथ रिजवान साहब की फैमिली ने बहुत बुरा सलूक किया, क्योंकि शादी के 6 साल तक वो माना बन सके, और ख़ानदान वालों का कहना था कि रिजवान की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए, ताकि ख़ानदान का कोई विरासत हो, रिजवान की कोई नस्ल तो। लेकिन रिजवान साहब ने बात कभी कबूल नहीं की। वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। सच तो ये था कि ज़हरा भी इन्हें कोई ख़ास पसंद न थी। वो बस मजबूरी में अपने माँ बाप के कहने पर रिश्ता निभा रहे थे। शादी के 6 साल तक ज़हरा रिजवान के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने में कामयाब ना हो सकी, लेकिन 6 साल बाद जब इन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली थी, इनकी खुशी की कोई इंतहा न थी। वो अपनी खुशी को मद्देनजर रखते हुए ज़हरा को लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गए। वो नहीं चाहते थे कि बच्चे की पैदाइश के दौरान इन्हें किसी भी किस्म की टेंशन दी जाए, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि ज़हरा हर बात में टेंशन लेती। बस यही वजह थी कि रिजवान साहब को अलग घर लेना पड़ा, और फिर वो अलग ही रहे, ताबिश हुसैन की पैदाइश के बाद भी। हुसैन इसके दादा का नाम था, और रिजवान साहब अपने दादा के बहुत करीब थे। जब हुसैन पैदा हुआ तो इन्होंने कह दिया कि अपने बेटे का नाम हुसैन रखेंगे, लेकिन इनकी बात पर ज़हरा खामोश हो गई। और वो पहली बार था जब रिजवान साहब ने अपनी बीवी से इसकी मर्ज़ी जाननी चाहिए, और ज़हरा ने कहा कि वो अपने बेटे का नाम ताबिश रखना चाहती हैं। ये कोई नामुमकिन बात तो ना थी। इस वक्त वो ज़हरा के साथ लिए कुछ भी कर सकते थे, आखिर इन्होंने औलाद दी थी। इसलिए अपनी और ज़हरा की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इन्होंने अपने लाडले बेटे का नाम ताबिश हुसैन रखा था। अच्छा जी,
बड़ा कुछ जहरा दी साथ पूछता एहसान किता सी। निकाह को एक हफ्ता गुजर चुका था और इसे देखे हुए भी वह किसी न किसी बहाने से नीचे आता तो वो इसे कहीं नजर ना आती। पिछले एक हफ्ते से वो सिर्फ इसकी तस्वीरों पर गुजारा कर रहा था जो इसने निकाह में छुप कर इसे ली थी। गोल्डन रंग की लॉन्ग फ्रॉक में वो इतनी प्यारी लग रही थी, इससे पहले शायद इसने अब्रिश को कभी खुले बालों में देखा था। खूबसूरत लबों पर हल्के रंग की लिपस्टिक लगाए, आंखों में गहरा काजल डाले, वो इसकी दिल की दुनिया हिला गई थी। इसने इनसे छुप कर न जाने कितनी तस्वीरें बना डाली और अब इन्हीं तस्वीरों को देखकर वो अपनी मोहब्बत में बढ़ती हुई महसूस कर रही थी। सिर्फ एक पल इसके दिल में ख्याल आया कि अगर इसकी शादी अब्रिश से ना हुई तो क्या होगा। इसका दिल बुरी तरह से कांपा था, वो ऐसा नहीं होने देगा। इसने पहली बार किसी लड़की के बारे में इस तरह से सोचा था, इसे इस तरह से खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। वो लड़की इसकी मोहब्बत थी। हाँ, मोहब्बत जो दिल में उतरती है और इसके दिल में उतरने के बाद कहीं किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती। आपकी दुनिया से एक ही शख्स के साथ वाबस्ता हो जाती है, वो एक शख्स किधर गया, ये आपके लिए इतना ख़ास हो जाता है कि किसी और की जगह ही नहीं रहती। इस एक शख्स के बगैर आपको ऐसा लगता है कि आप जी भी नहीं सकते, दूसरी सांस भी नहीं ले सकते। अगर आपसे दूर हो गए तो आपका दिल वीरान पंजर हो जाएगा। हाँ, ऐसी मोहब्बत हुई थी दुर्रख खान को अब्रिश से। वो अब्रिश के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, वो इसे हासिल नहीं करना चाहता था, वो इसे पाना चाहता था। अब्रिश दुनिया में पहली लड़की थी जिसकी इज्जत करना वो अपना फ़र्ज समझने लगा था। इसने सोचा था वो सबसे पहले अपने जज्बात अब्रिश को बताएगा और फिर अब्रिश की मर्ज़ी से उसके घर रिश्ता लेके जाएगा। अगर अब्रिश की मर्ज़ी ना भी हुई तो भी उसके वालिदैन को इस रिश्ते के लिए ज़रूर मना लेगा। और सच तो यही था कि औरत की ज़िंदगी में मोहब्बत इसके निकाह के बाद ही आती है। तो बस निकाह के बाद मोहब्बत हो ही जानी थी दुर्रख के मुताबिक, लेकिन फिर भी वो जो भी हो, बस एक बार वो अब्रिश से अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहता था, अपने लिए इसके ख़यालात जानना चाहता था। बस इसे एक मौका चाहिए था अब्रिश से मुलाकात के लिए जिसने खुद तलाशना था। बस ये बहुत परेशान रहने लगा था। इसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हया अब इससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। एक तो इतने दिन बाद यूनिवर्सिटी आई, फिर थोड़ी देर के बाद ही वापस चली गई और जितनी देर वो यहाँ रही इसने वसी को देखा तक नहीं था। बात करना तो दूर की बात थी। इसने सोचा था कि वो हया से किसी भी तरीके से बात करेगा, इसका जवाब ना आए तो ना ही सही, लेकिन वो अपनी इतनी प्यारी दोस्त नहीं खो सकता। वो अपने जज्बात इसके लिए कभी नहीं बदल सकता। वो इसे बेतहाशा मोहब्बत करता, लेकिन हया का रिएक्शन देखने के बाद वसी ने यही सोचा कि वो हया से बात करेगा। हया को इस तरह से खुद से अनजान बने नहीं देख सकता था। वो सिर्फ एक दिन इससे बात नहीं करती थी तो वो न जाने इसके लिए क्या क्या करता। और अब इतने दिन से ना तो हया इससे बात करती थी और ना ही इसका फ़ोन उठाया था। हया की बातों से इसे ऐसा कभी भी महसूस ना हुआ कि हया की ज़िंदगी में कोई है। तो फिर हया की इस गुरेज की वजह क्या थी? शायद इसने कभी वसी को इन नज़रों से नहीं देखा था। अगर ऐसा था तो वसी से अपनी मोहब्बत का एहसास ज़रूर दिलाएगा। वो इसे बताना चाहता था कि वो इससे कितनी मोहब्बत करता है। यही सब सोचते हुए हया का फ़ोन मिला रहा था, लेकिन अब भी हया फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसके फ्लैट का दरवाज़ा बचा। इस फ्लैट में आंसर के अलावा कोई नहीं आता था, इसे यकीन था वही होगा। अच्छा जी, तो जाकर खोल दे फिर दरवाज़ा। हया बेटा बाहर आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए ड्रेसेस मंगवाए, सोबिया ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा। अगले 2 हफ्तों में रेहान की ज़िंदगी में शामिल हो जाने वाली थी। रेहान ने कहा था वो पहली बार अकेले वहाँ जाएगा और फ्लैट को ठीक से डेकोरेट करवाएगा, फिर 1 हफ्ते बाद हया को लेने आएगा। रेहान अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा है हया इज़्ज़त रास नहीं आनी। और इसी तरह से सोबिया और ज़ाइमा इसकी शादी परफेक्ट तरीके से कराना चाहती थी, इसलिए हर कोई इसकी शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। रेहान चाहता था कि शादी के बाद सोबिया और ज़ाइमा भी इसके साथ वहाँ शिफ्ट हो जाए, लेकिन अपना शहर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन इससे वादा किया था कि वो ज़रूर इससे मिलने आती रहेंगी। रेहान ने हया की शॉपिंग पर चलने के लिए कहा था, लेकिन वो तबीयत खराबी का बहाना करते हुए इसे मना कर चुकी थी। इसका कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा था। कल भी वो बस कुछ ही देर के लिए यूनिवर्सिटी गई थी और थोड़ी देर के बाद वापस आ गई थी। वहाँ पर बसी को देखकर इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बसी से बात करने के बहाने ढूंढता रहा, जबकि हया से बिल्कुल इग्नोर करके वो बाहर आई तो सोबिया और ज़ाइमा इसे एक से बढ़कर एक ड्रेस दिखाने लगी। शादी की ड्रेस, वलीमे की ड्रेस, निकाह की ड्रेस, मेहंदी की ड्रेस, एक से बढ़कर एक हसीन ड्रेसेस इसके सामने रखे थे। लेकिन अचानक इसका दिमाग कहाँ था, बस एक ही बात इसके दिमाग में बार बार चल रही थी, क्या वसी सच में हया से मोहब्बत करता? और ये बात इसे आगे का कुछ सोचने नहीं देती थी। मामा प्लीज़ समझने की कोशिश करें, बस एक बार, आई प्रॉमिस इसके बाद मैं नहीं कहूँगा। कम से कम मुलाकात का तो मैं नाम तक नहीं लूँगा, बस एक बार कुछ कर दें। सुबह होते ताबिश की मिन्नतें शुरू हो चुकी थी। आज इनके निकाह को 1 हफ्ता गुजर चुका था। अब तक ना तो ताबिश के पास धनक का नंबर था, ना ही वो इसे देख पाया था। निकाह की तस्वीरें देखते हुए भी इसका दिल धनक से मिलने को कहा था, लेकिन मामा का कहना था जब तक शादी नहीं हो जाती वो दुल्हन बनकर इस घर में नहीं आ जाती तब तक वो बिल्कुल ही भूल जाए, कोई मुलाकात नहीं होगी। और ना ही धनक के पास मोबाइल है कि इससे फ़ोन पर बात करेगी। लेकिन अब ताबिश मुसलसल इनकी मिन्नतें करके इन्हें मना रहा था। बीवी होते मिल लांदे। हुसैन बेटा समझने की कोशिश करो, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। ये लंदन नहीं है, पाकिस्तान है। मामा ने समझाने की कोशिश की। और अब वो मेरी मंगेतर नहीं बल्कि मेरी मनकूहा। अब क्या मैं अपनी मनकूहा से मिल भी नहीं सकता? अब तो जायज़ है मामा, आप एक बार बात तो करें। इसके मामू से मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। ताबिश ने हिम्मत न हारते हुए कहा तो जहरा बेगम मुस्कुराने लगी। ठीक है मैं बात करूँगी।
आई लव यू मम्मा, मुझे पता था आप मान जाएंगी। इन्हें इनकी बात पूरी करने का मौका दिए बगैर ही इनके गाल पर पूछा देता वहाँ से बाहर निकल के। इसे रेहान के घर जाना था जहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी। कुछ ही दिनों में रेहान की शादी थी। अपने निकाह वाले रोज़ वो इसकी मंगेतर से मिला था। रेहान के मुताबिक तो है बहुत चुलबुली और हंसमुख लड़की थी, लेकिन इस दिन वो इसे खामोश और उदास लड़की लगी। जो भी था, अब कुछ ही दिनों में रेहान की शादी होने जा रही थी और इसे एक अच्छे दोस्त की तरह इसकी शादी की सारी जिम्मेदारी उठानी थी। दिलक और कासिम पहले इसके घर पर मौजूद थे। वो दोनों भी दोस्ती का भरपूर फ़र्ज निभाते हुए रेहान की शादी के हर काम में सबसे आगे आगे थे। एड्डे केड़े काम आ जेह्ड़े सारा खानदान ही पहुंचे होया घर दे विच। नहीं एड्डी पादी पहुंची हुई है, काम करदे करांदे भी है कुछ नहीं, करना की है, सारी डेकोर इन्होंने आप करनी। इन्हें केड़े काम केड़े फर्ज निभाने, केड़ी भैन तोड़नी अपनी। मतलब कि रेहान ना होगा, कोई इनकी बहन होगी कि जिनकी शादी की बहुत जिम्मेदारियां पूरा जेज बनाना रेहान दा, इन्हें की करना जो रोजाना सारा टोला चला जाता। अजीम साहब घर पर नहीं थे। अब्रिश को अच्छा मौका मिल गया रानिया से बात करने का। वो खामोशी से कमरे में आई और लैंडलाइन नंबर से रानिया को फ़ोन करने लगी। काफ़ी देर के बाद कासिम ने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, मैं अब्रिश, आप ही कैसी हैं? इनकी तबीयत कैसी है? अब्रिश ने पूछा। वालेकुम अस्सलाम, वो बेहतर है, तुम सुनाओ? कासिम ने सरसरी से अंदाज में रानिया की कंडीशन बताई। वहाँ से नहीं, ये वो इसे बताने नहीं चाहता था कि रानिया ज़रूरत से ज़्यादा बीमार है, लेकिन वैसे टेंशन भी नहीं देना चाहता था। आप मेरी बात करवा सकते हैं इनसे? अब्रिश ने कहा तो कासिम परेशान हो गया। नहीं अब्रिश, इस वक्त तुम्हारी से बात नहीं हो सकती। वो दरअसल रानिया सो रही है। कासिम ने झूठ बोला था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो अस्पताल में थी और इस वक्त भी सिर्फ अपने कपड़े लेने के लिए घर आया था। अच्छा, वो जब जाग जाएंगी तो मैं इनसे बात कर लूँगी, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ बहाना बना के आ जाती हूँ। बहुत दिन हो गए रानिया आपी से मुलाकात नहीं हुई, इनसे मिलने का बहुत दिल करा। इस पर अब्रिश ने कासिम को मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया था, जिसकी वजह से इस पर मजबूरी में कासिम को इसे सच बताना पड़ा। तुम यहाँ मत आना अब्रिश, वो दरअसल रानिया अस्पताल में। इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो हमें इसे एडमिट करवाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इसे हर वक्त किसी की ज़रूरत है जो 24 घंटे इसके साथ रहे, और मेरे अलावा मैं किसी पर भी वो इतबार नहीं करती। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए तुमसे झूठ कहा। कासिम ने कहा तो अब्रिश को बेचैनी होने लगी। आप लोग कौन से हॉस्पिटल में? कासिम भाई मैं वहीं आ जाऊँगी आप ही से मिलने के लिए। अब्रिश ने मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक के रखा था। कासिम ने इसकी परेशानी को देखते हुए इसे अस्पताल का एड्रेस बता दिया और अब अब्रिश कैसे भी अस्पताल जाना चाहती थी। आहो बेचारी तू देवी बहुत है ना, घर छित्तर ही खाने हैं तू उन्हें मिल के, जिंदी वर तो तेरे तो पहले एडिया पाबंदियां आए थे। जबकि दूसरी तरफ कासिम घन चक्कर बना हुआ था। एक तो रेहान की शादी की तैयारियां, ऊपर से रानी की हालत। इस शौहर होने के साथ साथ दोस्त होने का भी फ़र्क अदा करना था। हाँ तू ना किया, तू तैयारियां ना कराइयाँ तो रेहान का ब्याह रुक जाएगा। रानी से ज़बरदस्ती रेहान के घर भेज रही थी, लेकिन उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए थोड़ी देर वो रेहान के घर गया और फिर अस्पताल आ गया। यार तू बेकार में इतना परेशान हो रहा है, तुमने हया को अचानक प्रपोज कर दी, इसलिए बेचारी कन्फ्यूज़ हो गई। देखिए सबसे पहले तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड भी हो, शायद इसे लग रहा होगा कि इसके इनकार की वजह से तुम दोनों की दोस्ती टूट जाएगी। इसके इकरार से तुम दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। देखिए लड़कियां इस मामले में बहुत सोच समझ के फैसले करती हैं। तू बेफिक्र हो तो इसका फैसला तेरे हक में ही होगा, क्योंकि बेकार में परेशान हो रहा है। इसे थोड़ा वक्त है, फिक्र मत कर, इसका जवाब हाँ होगा। यार वो एक बार हाँ तो करे, मैं सारी ज़िंदगी इसका गुलाम बन के रहूँगा, लेकिन इसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा? यार मैं तो मर ही जाऊँगा। बसी के अंदर और बाहर एक अजीब सी बेचैनी थी। अंसर ने इसका कंधा थपथपाते हुए इसे हौसला दिया। वो इनकार नहीं करेगी, मुझे यकीन है, फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं उस्मा से बात करके इसे फ़ोन करवाता हूँ, हो सकता है वो तेरा फ़ोन ना उठाए, लेकिन इससे बात कर ले। और वैसे भी जिस दिन वो यूनिवर्सिटी आई थी, इसने उस्मा इस दिन छुट्टी पर थी, और अगर इसने उस्मा से भी फ़ोन पर बात ना की तो वो इसके घर चली जाएगी, वहाँ जाकर इसे बात करेगी, इसे समझाएगी। अंसर ने इसे समझाते हुए कहा ठीक है तो इससे बात कर, जो भी है जैसा भी है। बेशक हया इनकार कर दे, लेकिन हमारी दोस्ती ना तोड़े। मैं किसी न किसी रिश्ते से इसके करीब रहना चाहता हूँ। मुझे भी लगता है शायद हया अचानक इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे इस रिश्ते को समझ जाएगी, है ना? इसने अंसर को उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए पूछा तो इससे मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाई, जबकि इसके इस तरह हौसला देने पर वसीस के गले लग गया। अंसर ने दिल से दुआ मांगी कि हया का जवाब हाँ हो। ज़हरा ने ज़ैनब को फ़ोन किया कि काफ़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद ज़हरा ने धनक के बारे में पूछा तो किताबिश इसे बाहर ले जा सकता है, जिस पर ज़ैनब को परेशानी होने लगी वो कहीं फिर से कोई बेवकूफ़ी ना कर दे वहाँ जाके। पहले इसने सोचा कि इनकार कर दे, लेकिन अब इनकार का कोई जवाब नहीं बनता था। अब धनक ताबिश के निकाह में थी, लेकिन इसकी बेवकूफ़ियों से ज़ैनब को भी डर लगता था। ये बात अलग थी कि ताबिश को इसकी बेवकूफ़ियों से मोहब्बत हुई थी। मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप ताबिश बेटे को कहिएगा कि जब चाहे धनक को अपने साथ ले के जा सकता है, ज़ैनब ने खुशी से इजाज़त देते हुए कहा। जबकि कॉल बंद होने के बाद ज़ैनब का इरादा धनक को क्लास देने का था कि वो ताबिश के सामने किस तरह से बिहेव करेगी। जेडी धनक ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਧਨਕਾ, हाले ਨੂੰ पहले आप चंगी तरह पाल लेंदे तो फिर अगे भेज देंदे। इसने अब्रिश को फ़ोन करके घर बुलाया था ताकि इसे कुछ समझा सके, जबकि अब्रिश ने भी इसे अपनी जहानत के मुताबिक जितना पता था बता दिया। वो तो सोच कर यहाँ आई थी कि धनक को अपने साथ अस्पताल लेके जाएगी, लेकिन धनक तो यहाँ ताबिश के साथ लंच पर जाने वाली थी, इसलिए इसने धनक को सारी बात बता दी। धनक ने भी यही कहा कि वो इसके घर जाकर इसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहेगी, जबकि रानी की हालत का सुनकर इसका भी बहुत दिल कर रहा था इसे मिलने का, लेकिन इस खड़ूस को भी आज के दिन मिला था इसे लंच पर ले जाने के लिए, जिसकी वजह से वो अब्रिश के साथ नहीं जा पा रही थी। और अब्रिश अकेली जाके फंस भी सकती थी, क्योंकि ये बात तो इसने धनक के घर में भी किसी को नहीं बताई थी कि वो रानी से छुप कर मिलती है।
चलो फिर बिस्तो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਲਿਖੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੀ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਵਾ ਜ਼ਲੀਲ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਮਿਲੋ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਵਾ ਜ਼ਲੀਲ। मुकद्दर तो लिखा तो नहीं ना कोई टाल सकता। दुर्ग 2 दिन से घर नहीं आ रहा था बल्कि वो रेहान के घर पर इसकी शादी की तैयारी में मसरूफ़ था। आज वो कासिम की बीवी से मिलने अस्पताल जा रहा था। रानी की तबीयत बहुत ख़राब थी। कासिम का ज़्यादा वक्त अस्पताल में गुजरा था, लेकिन अस्पताल जाने से पहले इसे एक बार घर जाना था, वो इसे अपना कुछ ज़रूरी सामान ले सके। ताबिश ने से कहा था कि अब इसके साथ इसके घर पर रह सकता है। वो दोनों इकट्ठे ही सुबह ऑफिस चले जाया करेंगे, जिस पर दुर्ग ने फ़ौरन इनकार कर दिया और इसे अब्रिश के बारे में बताया। अब्रिश के इतने पास होकर वो इसे दूर नहीं जा सकता था, बल्कि अब तो अब्रिश को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। इसके इस रीज़न पर ताबिश ने इसे बिल्कुल भी अपने साथ जाने पर फोर्स नहीं किया, बल्कि इसे कहा कि जल्द से जल्द अब्रिश से अपनी मोहब्बत का इजहार करे ताकि रिजवान साहब और ज़हरा बेगम इसका रिश्ता लेकर जाएँ। और रिजवान साहब तो ज़हरा बेगम ना होकर रिश्ते कराने ਲਈ माइयां होंगी। मैरिज ब्यूरो खोलिया, कभी ਉਹਦਾ रिश्ता ले जा कभी ਉਹਦਾ ले जा। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਸਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਜਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਕਜ਼ਨ ਬਸਾ ਲਈ, मतलब कज़न ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੈਅ ਵਾ, नहीं तो ਉਹਦਾ रिश्ता भी ਲੈ ਕੇ नहीं जाना सी। क्योंकि बात तो ताबिश भी जानता था कि दुर्ग को अपने माँ बाप से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। इसकी सारी उम्मीदें रिजवान साहब और ज़हरा बेगम तक में महदूद थी। अपने माँ बाप को तो किसी खुशी में शरीक तक नहीं करना चाहता था, जबकि ताबिश को सबसे ज़्यादा इस बात से खुशी हुई थी कि अब्रिश थाना की बेस्ट फ्रेंड थी और दुर्ग के मोबाइल में इसकी फ़ोटो देखते हुए उसे पहचान चुका था। वो इनके निकाह में भी शामिल थी। देखो था ना, इसके सामने तमीज़ से बात करना, अपनी बोंगियाँ मत मारना इसके सामने। ये तुम्हारी और इसकी पहली मुलाकात है, मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक से हो जाए। ओहो मम्मी, आप टेंशन मत लें, बस मुझे बताएं मैं रेड ड्रेस पहन लूँ। वो अपने साथ रखी पर्पल ड्रेस को ये ड्रेस पहन लूँ। वो अपने साथ रखी पर्पल ड्रेस को शीशे में देखते हुए पूछने लगी, मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, तुम्हें इस ड्रेस की पड़ी हुई है। धनक देखो, मेरी बात को गौर से सुनो, समझने की कोशिश करो। इसके सामने तमीज़ से बैठना और ऐसी वैसी कोई बात मत करना जिससे इसे ये लगे कि तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। मामी ने इसका ड्रेस खींच कर दूध फेंकते हुए इसे अपने करीब बिठाकर समझाते हुए कहा, मतलब आप इनडायरेक्टली मुझे बेवकूफ़ कह रही हैं। धनक ने मुँह बसोरा, मैं डायरेक्टली तुम्हें बेवकूफ़ी कह रही हूँ, मेरी बातों को गौर से सुनो और समझो। मामी ने आंखें दिखाई, मतलब हद है, मेरी कोई कदर ही नहीं है। किसी को दामाद क्या मिल गया, बेटी को तो भूल ही गया आप लोग। इसने अपने मुंह में सेब लेते हुए कहा, जब मामी ने खींचकर सेब वापस टोकरी में रख दिया। बेवकूफ़ लड़की, घर से इतना सारा ठूंस के जाओगी तो लंच में क्या करोगी। मामी ने एक नज़र फिर से सख्त नज़रों से घूरा। मामू देखिए ना, मामी मुझे डांट रही हैं। न जाने कितनी देर से मामी की बातें सुन कर वो उकता चुकी थी। मुंह बना के मामू से शिकायत लगाती इनके सीने पर सर रखी। बस ज़ैनब, बहुत हो गया, बेकार में मत डांटो मेरी बेटी को। और इसे धनक ऐसे पसंद है इसलिए तो हमारे घर रिश्ता लेकर, और तुम तो इसे बदलना चाहती हो। मामू ने धनक को नरमी से अपने साथ लगाते हुए ज़ैनब को डांटा। या सब कैसी बातें करें आप, मैं तो इसे समझा रही हूँ। अब ताबिश ने इसे ऐसे पसंद किया तो इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं ना कोई इसके सामने बच्चों सी हरकतें करे। इसे समझना होगा। मामी ने अपनी सफाई पेश करते हुए धनक को देखा। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। तुम अचानक इस तरह से इसे बोलोगी तो बच्ची कन्फ्यूज़ हो जाएगी। मामू का इरादा भी धनक का ही साथ देने का था। एक आप और एक आपकी बच्ची, मजा रहे हो किसी तीसरे की सुन ले। मामी हार मानते हुए इसके करीब से उठकर अंदर चली गई, जबकि माम के हाथ पर हाथ मारती कहका लगा उठी। देखो ताबिश, तुम पहली बार धनक से मिल रहे हो। देखो ताबिश, तुम पहली बार धनक से मिल रहे हो निकाह के बाद। तुम कोशिश करना कि तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करे, वो तुमसे खुलकर बात करे। अगली ज़िंदगी तुम दोनों के, ताकि अगली ज़िंदगी तुम दोनों के लिए बहुत आसान होगी। उन्हें हाँ कर निकला तो मामा इसके लिए शर्ट निकालते हुए कहने लगी। उधर धनक दी ट्रेनिंग हो रही, इधर ताबिश दी भी हो रही। और सुनो, चाहते हुए इसके लिए कोई तोहफा लेना। लड़कियों को पहली मुलाकात में इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, और अब तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम इसे तोहफा दो। वो काली बनियान के ऊपर सफ़ेद शर्ट पहनते हुए इनकी बातें सुनने लगा। तो फिर क्या तोहफा लेकर जाओगे तुम इसके लिए। ज़हरा ने इसकी घड़ी और वॉलेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। उसे चिट्टी शर्ट के अंदर काली बनियान झांकेगी नहीं। मेरा सवाल है, होना तो नहीं है। आप क्या चाहती हैं कि मैं इसे क्या गिफ्ट दूँ। इसने मुस्कुराते हुए उल्टा ने सवाल किया। मेरे से ख्याल से कुछ ज्वेलरी पीस ले लो। मामा ने मशवरा दिया तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अब वही नहीं ये समझाता, कैसे समझाता कोई पटाखा पीस ज्वेलरी पीस से खुश नहीं होने वाली। ये ऐसा करो, कोई खूबसूरत सा बुके ले जाओ, ताज़ा फूलों को देखकर लड़कियाँ खुश हो जाती है। मामा, आपकी बहू इन सब चीज़ों से खुश नहीं होने वाली। ताबिश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर वो किस तरह से खुश होगी। मामा ने दिलचस्पी से पूछा। मामा, अगर मुझे फूल और ज्वेलरी से इंप्रेस होने वाली लड़की अपने लिए पसंद करनी होती है ना, तो न जाने कब का कर चुका होता। मुझे इतने साल धनक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मैंने आपसे कहा था ना कि वो अलग है। इसे ज्वेलरी और फूल नहीं बल्कि चाट और गोलगप्पे पसंद है, वो भी ठेले से खाना। वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि इसकी मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुरा दी। वो ठीक ही तो कहता था, अगर वो फूल और ज्वेलरी से खुश होने वाली लड़की होती तो ताबिश को कभी पसंद ना आती। क्यों, ताबिश इड्डा ही कोई है ना। वो झूठ बोलकर घर से निकली थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो धनक के बगैर अकेले अस्पताल कैसे पहुंच गई। शॉपिंग के लिए भी अकेले बाहर न निकलती थी।
जलील होने वास्ते पहुँचेगी, जलील होएगी घर वापस आके, जलालत मुकद्दर है तो बिस तो होएगी, मिले जाके पहले अपनी अच्छी बहुत है ना, अच्छाइयाँ निभाए। इसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था। वो अकेली तो आ तो गई थी लेकिन इसे ड्रेस तक ठीक से नहीं समझ आ रहा था। वो कभी इस अस्पताल पहले नहीं गई थी। रिक्शे वाले को बताती हूँ कि इस अस्पताल छोड़े, लेकिन अगर वो गलती से मुझे कहीं और ले गया तो, और अगर जानबूझकर कहीं और ले गया तो, नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। अबिश हिम्मत कर, तू छोटी बच्ची नहीं है, अकेली तो जा सकती है और ज़्यादा दूर थोड़ी है, यहीं कहीं आसपास होगा। इसने एड्रेस को हाथ में रखते हुए आसपास लोगों के घरों की इमारतों को देखा, जैसे इन्हीं में से कोई अस्पताल निकल आएगा, लेकिन इस मोहल्ले में कोई अस्पताल ना था। या अल्लाह मुझे बस एक बार आज अस्पताल पहुंचा दे, आज के बाद मैं धनक के साथ घर से निकलूंगी। वो दुआ मांगती रिक्शे को हाथ देने लगी जब अचानक इसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। एक सेकंड ही लगा था गाड़ी में बैठे हुए शख्स को पहचानने के लिए। दूरक अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता मुस्कुराता हुआ बाहर आया। अरे अब्रिश जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? मैं आपको छोड़ दूँ? अंदाज दोस्ताना था। नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, बस घर जा रही थी। अब्रिश ने फ़ौरन झूठ बोला। वो इसे नहीं बताना चाहती थी कि वो अस्पताल जा रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कासिम इसे फ़ोन करके बता चुका कि थोड़ी देर में रानी की बहन अस्पताल आने वाली है, इसलिए फ़िलहाल वो इसके साथ ही नहीं जा सकता। वो रुककर दुरक अब्रिश को घर से निकलते देखकर फ़ौरन इसके पीछे आया था। ओ अच्छा, आप नहीं जा रही? वैसे मैं अस्पताल जा रहा हूँ। वो क्या है ना, कासिम की वाइफ को, कासिम तो मेरे ख्याल से आपकी बहन है ना, इनकी तबीयत कुछ ख़राब है, मैं इनसे मिलने के लिए जा रहा था, दुरक ने अनजान बनते हुए बताया। मतलब कि वो भी वहीं जा रहा था, वो भी इसके साथ जा सकती थी और रानिया से मिल सकती थी। वैसे भी वो अकेली वहाँ नहीं जा सकती थी, इसे ठीक से एड्रेस तक नहीं पता, तो इसे अनजान शख्स की मदद लेनी चाहिए। नहीं, नवांग ने फ़ौरन नफ़ी की, जबकि दिल कह रहा था अपनी बहन से मिलना चाहती है, मज़ीद जलील होना चाहती है। वो काफ़ी देर से चेहरे के एक्सप्रेशन से एक तरह फिर इसे ऑफ़र करने लगा। आप चलना चाहेंगी मेरे साथ? डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, दुरक ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार अब्रिश का दिल चाह को इनकार कर दे, लेकिन वैसा नहीं कर पाई। वो अपनी बहन से मिलने जाना चाहती थी, इसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो सिर्फ इसे देखना चाहती थी, इसलिए इसके ऑफ़र को कबूल करते हुए गाड़ी में आ बैठी। मैं तो कहनी तेन जाके ना टका टका के चंडा पैन अपने अब्बे को, ते तू फड़ी जावे इस बारी, चंगा होगा फिर तेना, मैं ताड़ियाँ मारांगी। ताबिश तने के घर आया तो इन लोगों ने काफ़ी इंतज़ाम के रखा था। अंकल आंटी, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? मैं तो बस धनक को लेने आया था। वो टेबल पर सजा एक से बढ़कर एक लवाजमात को देखते हुए बोला। चल डाफला कुछ, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं थी? शादी निकाह के बाद हमारा दामाद पहली बार घर आया, ज़ैनब ने खुश दिली से कहा। तो वो मुस्कुरा दिया। थैंक यू सो मच आंटी, ये तो आप लोग का प्यार है। वैसे मैं आप लोगों से एक और चीज़ की इजाज़त लेने आया हूँ, ताबिश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ज़ैनब को जिसके चेहरे पर देखने लगी। वो दरअसल मेरे दोस्त की शादी है एक हफ्ते बाद, और मेरे सारे दोस्त अपनी मंगेतर और बीवियों के साथ आने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं धनक को अपने साथ ले जाता हूँ। इसी बहाने वो मेरे दोस्त और इनकी फैमिली से मिल लेगी। कितने से चाय लाती धनक इसकी बात पर खिल गई थी। इसे तो शुरू से शादी पर जाने का बहुत शौक था, पर सबसे ज़्यादा इसे शौक था जोड़ी देखने का। वो और अब्रिश हमेशा एक साथ शादी पर जाती और फिर घंटा वापस आकर इस पर तबसरा करती। मामू मैं शादी पर जाऊँगी। इससे पहले कि ज़ैनब कुछ भी कहती वो चहकते हुए बोली, जिस पर ज़ैनब ने इसे घूर कर देखा था। ये तो अभी से इतनी ज़्यादा उछल रही थी ताबिश के सामने, वो कैसे तमीज़ से रहेगी? ज़ैनब को अंदेशा हुआ। हाँ मेरी जान, ज़रूर जाना, मामू ने मुस्कुराते हुए इजाज़त दे दी, जिस पर ताबिश भी खुश हो गया। तो ठीक है आंटी, हम निकलते हैं, मैं धनक को जल्दी वापस छोड़ जाऊँगा। आप परेशानी मत कीजिएगा, इसने उठते हुए कहा। परेशानी कैसी बेटा? कौन सा किसी गैर के साथ जा रही है? अब तुम ही तो इसके अपने, मामू ने अपना ईद से कहा। ताबिश ने एक भरपूर का अपने करीब खड़ी काली अनारकली फ्रॉक में बालों के आगे तक की तरफ किए, कानों में छोटे छोटे ड्रॉप्स पहने, आंखों में गहरा काजल, लबों पर हल्की सी सुर्खी। वो एक ही नज़र में इसके चौरा तबक रोशन कर गई थी। वो आगे पीछे गेट से निकले। घर से निकलते दरवाजे पर धनक ने रुककर अपने दुपट्टा अपने सर पर लिया। इसका अंदाज ताबिश को बहुत पसंद आया। तो अंदरों लेके निकल आंदी, अंदरों नहीं से दुपट्टा लेते जाता सी। और फिर ताबिश ने इसके सामने किसी शहजादे की तरह गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जिस पर धनक मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। शहजादे तो नहीं खोलते, शोफर खोलते होंगे गड्डी का दरवाज़ा। गाड़ी में छाई कब से गहरी खामोशी को अब्रिश ने तोड़ा। वैसे आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? अब्रिश ने पूछा। मुझे नहीं पता, इससे पहले तो मैं गया नहीं, अभी ही जा रहा हूँ आपके साथ, लेकिन कासिम रानी की वजह से शादी पे नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने अस्पताल में एडमिट कर लिया, लेकिन आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह वो ठीक होंगी। दुर्ग ने साहब से बात शुरू की, लेकिन इसकी आंखों में लहराते आंसू देखकर फ़ौरन से हौसला देने लगा। ये वो वाहद चेहरा था जहाँ वो कभी उदासी और आंसू नहीं देखना चाहता था। वैसे मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। दुर्ग को लगा ये मौका इसे दोबारा नहीं मिलेगा, इसे अभी अपने दिल की कैफियत इसके सामने रखनी चाहिए। जी कहे। गाड़ी में रखे टिश्यू पेपर के डब्बे से 2-3 टिश्यू निकालती अपनी आंखें साफ करते हुए बोली। दरअसल वब्रिश, मैं आपसे देखिए, आप मेरी बात को गलत मतलब मत लीजिएगा। मैं बस अस्पताल कितने दूर है? अब्रिश सड़क पर देखते हुए बोल रही थी। दुर्ग को लगे जैसे इसका ध्यान इसकी बात पर बिल्कुल भी नहीं है, इसका ध्यान सिर्फ रानिया पर है। बस थोड़ी देर है, हम पहुंचने वाले हैं। दुर्ग ने इसकी बात का जवाब देते हुए मोड़ काटा। शायद ये वक्त सही नहीं था। दुर्ग अब्रिश को अपने दिल की कैफियत बतानी चाहिए, जब वो पूरे दिलो दिमाग से इसकी तरफ मतवज्जा हो।
ताकि उसकी बात को सुनकर समझने की कोशिश करे। बस 5 मिनट पहुंच जाएंगे, दुर्ग ने फिर से कहा, जिस पर अब्रिश ने हाँ में सर हिलाया। हम कहाँ पे जाने वाले? वो कब से शरारती नज़रों से देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था, जबकि धनक को इसके इस अंदाज में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए पूछने लगी। लंच पे, इंतहाई दिलकशी से अपने लहजे में दुनिया जहाँ की मोहब्बत समोए बोला। ये तो मुझे भी पता डफर, लेकिन जा कहाँ रहे? इसके जवाब ने धनक को बदमज़ा किया, लेकिन फिर अचानक इसे ज़ैनब की बातें याद आने लगी। उप सॉरी, मुझे लगा मेरे साथ अब्रिश है, वो दोस्ती में चलता है ना सब। वो अपने लबों को दांतों तले दबाए अपनी गलती की सॉरी करने लगी। मतलब कि तुम्हें अपनी फ्रेंड और शोहर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? इसका ये अंदाज़ ताबिश का और भी ज़्यादा प्यारा लगने लगा। अरे क्यों फ़र्क नज़र नहीं आता? आप इतने हट्टे कट्टे मोटे आदमी, और वो तो आपके पीछे नज़र भी ना आए, धनक फ़ौरन बोली। जबकि इसके मुंह से अपने लिए हट्टा कट्टा खास करके मोटा लफ्ज़ सुनते ही अब ताबिश की आंखें हैरत से खुल गई। लेकिन इस बात का बदला वो शादी के बाद भी तो ले सकता था। वो निकाह के बाद अपनी पहली डेट को हरगिज़ ख़राब ना करते हुए इतना बड़ा लकब इग्नोर करके। अच्छा ये बताओ कि तुमने मेरे रिश्ते के लिए हाँ की, तो ये कहना तुम्हें मुझ में कुछ पसंद आया होगा कि तो बताओ ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें मेरे बारे में अच्छी लगी? ताबिश ने पूछा। कुछ भी नहीं, मामू ने बोला हाँ कर, तो मैंने हाँ कर दी। तो आपसे बदला भी तो लेना था ना, आपने जो मेरी समोसा चाट गिराई थी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था कि इन दोनों की मुलाकात हो और इसमें समोसा चाट की प्लेट का जिक्र ना हो। मतलब कि तुम इंतकाम के लिए मुझसे शादी कर रही हो? वह हैरत से आंखें खोले शरारत से पूछने लगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक और वजह भी, शादी करके मैं दुल्हन बनूंगी ना, धनक ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा ये वजह भी है? ताबिश ने हैरत का इजहार किया। आप भी तो दूल्हा बनेंगे ना, एक्साइटेड होंगे ना आप? इसके चेहरे पर एक्साइटमेंट खोजते हुए बोली। नहीं, मैं दूल्हा बनने से ज़्यादा एक्साइटेड तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने में, वो दिलकशी से बोला। धनक ने एक नज़र इसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा, फिर खामोश होगी। खैर छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी चीज़ पसंद नहीं है? ताबिश को लगा वो फिर से खामोश होकर बैठ जाएगी, इसलिए फ़ौरन नई बात निकाल कर पूछने लगा। मुझे सब कुछ पसंद है, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें ना और जितने भी लोग हैं, सब के सब। आई लव द होल वर्ल्ड। वो अपने हाथों से जैसे पूरी दुनिया को कैद करते हुए बोली। इसके मासूमाना अंदाज पे वो बेसाख्ता मुस्कुराया। पूरी दुनिया मतलब इस दुनिया का हर इंसान? वो अब भी मुस्कुरा रहा था। हाँ हर इंसान, बस एक इंसान नहीं। न जाने कौन था वो इंसान जो एक ही पल में धनक के लबों से इसकी मुस्कुराहट छीन गया था। कौन सा इंसान? इसने धनक इसके चेहरे की उदासी इससे धनक के चेहरे की उदासी अच्छी न लगी थी। वही जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे मामा बाबा मेरे भाई सबको मार डाला। आपको पता है मुझे मेरे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी, लेकिन इसने मेरे बाबा तो को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया, बाबा को मुझसे दूर कर दिया। मुझे सिर्फ अपने भाइयों के साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन वो इंसान मेरा सब कुछ छीन कर ले गया। आंसू लड़ी की सूरत में बहने लगे थे। न जाने वो कौन सी दुनिया में गुम थी। ताबिश इसके चेहरे को देख रहा था। मुझे सिर्फ इससे नफरत है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। अल्लाह करे वो शख्स कभी मेरे सामने ना आए, वरना मैं खुद अपने हाथों से इसकी जान ले लूँगी। चेहरे से आंसू साफ करती वो गुस्से से बोली। उन लैला फरेदी जान ताबिश थी। आपको पता है जब मेरी मामा बाबा और भाई मुझे छोड़ के गए तब मैं सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन मुझे मेरी मामा बाबा की बहुत सारी बातें याद है। मुस्कुराहट की जगह उदासी ने ले ली, उदासी की जगह आंसू ने, और आंसू की गुस्से ने, गुस्से की जगह नफरत ने, नफरत की जगह फिर से मुस्कान ले चुकी थी। मेरे माँ बाप बहुत हैंडसम थे, आपसे भी ज़्यादा, वो इसे जताने वाले अंदाज में बोली, लेकिन अनजाने में उसे ये भी बता चुकी थी कि वो भी हैंडसम है। इसके मासूम अंदाज पर फिर से मुस्कुराया। क्या बात है धनक, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? मैं कब से देख रहा हूँ तुम बस खाने को देखे जा रही हो। खाने के लिए रखा है धनक, घूरने के लिए नहीं। इससे पहले लग रहा था इसके साथ कंफर्टेबल है, लेकिन अब इसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खा रही थी। धनक कब से खाने को घूरे जा रही थी, कभी कभी झांक कर इसकी प्लेट में भी देख लेती, जो बड़े मज़े से ना जाने कौन सी चीज़ खाया जा रहा था। ताबिश मेरी बात सुने, शायद धनक के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। मैं तो आपके ही सुनने के लिए बैठा हूँ, वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला। क्या कोई इंसान वाला खाना मिल सकता है? ये क्या खा रहे हैं आप? रुखसती के बाद तो मैं मर जाऊँगी, वो एक नज़र प्लेट में देखती हुई इसे घूर कर बोली, जबकि इसके अंदाज ने ताबिश को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो न जाने क्या क्या सोचा जा रहा था। सच तो ये था कि धनक से ये खाने खाए नहीं जा रहे थे। धनक की इटालियन डिश मुझे बहुत पसंद है, तुम टेस्ट तो करो, तुम्हें अच्छी लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नहीं खा सकती ये खाना, मुझे पाकिस्तानी खाना चाहिए। वो तो शुक्र है पहली बार मुझे पता चल गया कि आप ये सब कुछ खाते, कम अज़ कम मैं आइंदा आपके साथ आने से एहतियात करूँगी, धनक मुँह बनाकर बोली। और इसी साथ ही ताबिश ने वेटर को इशारा किया, लेकिन अफसोस की खबर यह थी कि इस होटल में पाकिस्तान की कोई डिश बनती नहीं थी। चलो जी, तो भाई साहब आप यहाँ क्या करें? अगर इस होटल में पाकिस्तान का खाना नहीं बना सकते तो पाकिस्तान में रहने की इजाज़त किसने दी? धनक गुस्से से बोली। एक तो इसे भूख बहुत लगी थी, वेटर का कहना था कि यहाँ सिर्फ बाहर के लोग आते हैं। एक काम करो, इस होटल पर ताला लगा दो, ताकि, बल्कि मैं लगा देती हूँ अपने हाथों से। पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की कोई डिश नहीं बनाते हैं तुम लोग, और पाकिस्तान में होटल खोला हुआ। अरे तुम लोग को कोई हक नहीं बनता यहाँ रहने का। धनक छोड़ो, हम कहीं और से खा लेंगे, और चलो यहाँ से। ताबिश ने इसे रोकना चाहा। ऐसे कैसे कहीं और से खा लेंगे? मैं पूछती हूँ, पाकिस्तान में रह के एक गंदा सा होटल बनाने की ज़रूरत क्या थी? और अगर यहाँ पर सिर्फ बाहर के लोग रहते हैं तो वहाँ पर भी जाके बाहर खोलना, ताकि इन बेचारों को खाना खाने के लिए यहाँ ना आना पड़े। पेरिस, इटली, लंदन में खिलाओ, लेकिन पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं तुम लोगों को। मैडम हम तो सिर्फ वर्कर्स हैं, हमारा क्या कसूर? वेटर के दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत जाग उठी थी। जी भाई साहब, आपका तो कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा जो यहाँ आ गया। ताबिश धनक को कंट्रोल करता ज़बरदस्ती इसका हाथ थाम कर बाहर लेके। क्या हो गया? ज़रा सी बात पर तुमने बेचारे को इतना डांट दिया। वो बेचारी नहीं, बेचारी मैं हूँ जो सुबह से भूखी बैठी हूँ। एक सेब खाने लगी थी, वो भी मामी ने छीन लिया मुझसे, कहकर कि आपके साथ जाकर क्या खाऊंगी? एक तो भूख से जान जा रही है और ऊपर से ये।
थर्ड क्लास होटल जहाँ पर ना बिरयानी मिलती है ना पुलाव। मैं बोल रही हूँ खबरदार जो आइंदा इस होटल की तरफ देखा भी। वो गुस्से से कहती गाड़ी में जा बैठी, जबकि इसका हक जताया था अंदाज ताबिर को बहुत अच्छा लग रहा था। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। आज कमेंट सेशन ही रीड करेंगे, आज हम एपिसोड ही बस करेंगे। तो कैसे लगी आपका एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, रिस्पांस दे दिया करें। नहीं तो मैं रीच को मना करने लगी यार, मैंने कोई नावल नहीं लिखवाना आपके लिए रीच के से। मैंने फर्स्ट से, चले आपको बता देती हूँ, फर्स्ट से न्यू नावल स्टार्ट करना था जो सिर्फ नावल ऑर्चिड पे आना था और कहीं भी नहीं आना था। लेकिन आप लोग रिस्पांस ही नहीं दे रहे, तो फिर मर्जी ਤੁਹਾਡੀ, नहीं तो फिर ना सी। 300 व्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देनी हो वाला नावल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।